वर्ग 10 के सभी छात्रों को पुनः एक बार वेलकम है। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस से जो 5वां अध्याय है और अंतिम अध्याय है पॉलिटिकल साइंस का, इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र की चुनौती। तो लोकतंत्र की चुनौती यानी कई अर्थों में हम यहाँ वर्णन करेंगे कि लोकतंत्र की चुनौती जो है किस प्रकार से, जहां लोकतांत्रिक देश है वहां लोकतंत्र स्थापित है और लोकतंत्र जहां स्थापित है वहां उसको कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन सारी बातों पर हम यहाँ गौर करेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे कि लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कि चिले यानी कि यहाँ पे चिली जो है, पोलैंड, घाना, म्यांमार आदि देशों की बात करेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थिति के बारे में आपको हम चर्चा करेंगे। इसके बाद मैक्सिको, चीन, पाकिस्तान, इराक, दक्षिण अफ्रीका आदि देशों के बारे में आपसे बातें की जाएगी। इसके बाद अमेरिका की बात देखिए, उसके बाद गुआतनामो की बात देखिए, अमेरिका गुआतनामो पे जो है, सऊदी अरब की बात देखेंगे, बेल्जियम, यूगोस्लाविया की बात समझेंगे, श्रीलंका की बात समझेंगे। इसके बाद हम बातें करेंगे फिर अमेरिका, जहां अमेरिका के नागरिक अधिकार की बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फिर यहाँ उत्तरी आयरलैंड है, नेपाल है, बोलिविया है आदि देशों के संदर्भ में आपसे बात विचार किया जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे संवैधानिक बनावट किस प्रकार की है। इसके बाद देखेंगे संस्थाओं का कामकाज किस तरह से होता है, जिस संस्थाओं में आप देखेंगे यहाँ की चुनाव की व्यवस्था है, चुनाव जो है। इसके बाद संघवाद की स्थिति देखेंगे, विकेंद्रीकरण की स्थिति देखेंगे, विविधता की बात समझेंगे। फिर हम विविधता को एकीकृत करने की बात करेंगे, राजनीतिक संगठन की बात करेंगे, शिक्षा का विस्तार किस तरह से हुआ है, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। फिर यहाँ वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस प्रकार की होनी चाहिए, यह चुनौती के रूप में ही यहाँ पे समझेंगे। इसके बाद महिला सशक्तिकरण का जो दौर चल रहा है आज के आधुनिक परिवेश में, महिला सशक्तिकरण, इसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। फिर भारतीय लोकतंत्र की चुनौती के बारे में, फिर असमानता सामाजिक एवं आर्थिक रूप से किस प्रकार से हम लोग के समाज में विद्यमान है, यह सारी बातों पे हम आपसे जिक्र करेंगे। फिर आप देखेंगे यहाँ कुछ और बिंदु है जिसमें क्षेत्रवाद की बात आप समझते हैं, भाषावाद की बात समझते हैं, इसके बाद आप पृथकतावाद की बात समझ रहे हैं। इन सारी बातों पे हम आपसे चर्चा करेंगे। और उसके बाद क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति किस प्रकार से बनती है, इन बातों पर भी हम चर्चा करेंगे। पुनः आपसे चर्चा के रूप में सांप्रदायिकता की बात होगी, जातीयता की बात की जाएगी एवं राजनीतिक हिंसा का बात होगा। और अंत में हम बात करेंगे कि बिहार में जो लोकतंत्र है, या लोकतंत्र के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां आपके बीच में मौजूद होते हुए नजर आता है। इन सारी बातों पे हम आपसे विचार करेंगे, बातें करेंगे। और आज आप समझ रहे हैं कि आज का जो है हम लोगों का यह पॉलिटिकल साइंस का अंतिम सीरीज है, और अंतिम सीरीज यानी कि आपका सबसे अंतिम पार्ट है। और इसके बाद अगर इसके पहले जो आपका सीरीज छूट गया है, इन सारे सीरीज को अगर समझना चाहते हैं तो उसको सीरीज, जैसे ये आपका सीरीज 9 है, तो 9 के पहले यानी कि इसके पहले का जो सीरीज अगर आपको देखना है तो इसके पहले का सीरीज को देखने के लिए आप क्या करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस बाई बालेश्वर सर, क्लास 10 सीरीज 8, 7, 6 जो भी आप सीरीज देते हैं उस सीरीज के माध्यम से आप पीछे वाले अध्ययन को भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस पे हम देखेंगे कि लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, ये चुनौतियां किस प्रकार की है, हमारे समाज में कैसे विद्यमान है। तो आज का युग जो है बिल्कुल लोकतांत्रिक युग है, और इस लोकतांत्रिक युग में हम समझ रहे हैं कि विश्व की अधिकांश राज्यों में आज लोकतंत्र की स्थापना किसी न किसी रूप में विद्यमान है। और लोकतंत्र का यह विस्तार कुछ वर्षों से ही नहीं हुआ है, पिछले हम ऐसे कह सकते हैं कि 100 वर्षों से यह क्रमशः लोकतंत्र का पूरे विश्व में विस्तार होना शुरू हुआ है। इस व्यवस्था की स्थापना के लिए हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ स्थापना के लिए विशेष प्रकार के जो संघर्ष हुए हैं, इस संघर्ष में या इस संघर्ष के बाद ही लोकतंत्र की स्थापना संभव हो पाई है। अतः निर्विवाद रूप से यह बात आपके बीच में कहा जा सकता है कि आज युग जो है लोकतांत्रिक युग है। जिन देशों में इस व्यवस्था की शासन प्रणाली नहीं है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जहां स्थापित नहीं हुआ है, वहां के लोग भी इस तरह की शासन व्यवस्था के लिए काफी प्रयत्नशील है। वे भी लगे हुए हैं कि जहां तानाशाही व्यवस्था है, राजतांत्रिक व्यवस्था है, वैसे राजतांत्रिक व्यवस्था के लोग भी लगे हुए हैं कि तानाशाही व्यवस्था को समाप्त करके और वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित किया जाए। लेकिन वे तानाशाही व्यवस्था के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी कारण है वहां के लोग इसके लिए अपने मन से ही और अपने विचारधाराओं से संघर्षरत है। जैसे आप म्यांमार यानी बर्मा की बात देखेंगे, बर्मा में भी इस तरह की बातें हैं कि आज जो है कि विश्व में लगभग 1/4 हिस्से जो हैं आज वहां पे इस तरह के राज्य बने हुए हैं जहां लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो पाया है। अर्थात जितने विश्व के देश हैं उसके 4 हिस्से के 1 हिस्सा जो है, स्थिति आज भी वहां किसी न किसी दूसरे वहां
व्यवस्था के रूप में स्थापित है, अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, लेकिन जहां इसकी स्थापना हो चुकी है उसे चुनौती देने वाला दूसरा कोई व्यवस्था आपको नजर नहीं आएगा। और इस तरह से आप देखेंगे इसमें कई और बात, इस दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र के सामने कोई गंभीर चुनौती भी नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई दूसरी शासन व्यवस्था इसका एकदम प्रतिद्वंदी भी है। और हम यह बात स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि लोकतंत्र के सामने या लोकतंत्र के समक्ष कोई चुनौती नहीं हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विश्लेषण से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से जो लोग होते हैं, ऐसे लोगों की जितनी आशाएं की जाती है अथवा जितनी आकांक्षाएं की जाती है, उसका लाभ विश्व के किसी भी राज्य के द्वारा पूर्णतः या पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अब तक नहीं उठाया गया है। लोकतांत्रिक शासन पद्धति के साथ साथ हम यहाँ बातें करेंगे कि इस व्यवस्था के समक्ष कोई चुनौती लोकतंत्र नहीं कर सका। वहां किसी न किसी रूप में तानाशाही व्यवस्था स्थापित हो गई है, भले ही वह तानाशाही व्यवस्था अल्पकाल के लिए ही क्यों न हो, कुछ वर्षों के लिए ही हो। वास्तविकता तो यह बात सामने आ ही जाती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के मापदंड जो होते हैं, इस पर सफल एवं जिन राज्यों में यह सैकड़ों वर्षों से कायम है, आज भी हम कह सकते हैं कि वहां आज भी कुछ चुनौतियां कायम भी है। क्योंकि इस क्रम में सर्वप्रथम चुनौतियों का अर्थ जानना आवश्यक है। लोकतंत्र की जो चुनौतियां होती है वह साधारण अथवा सामान्य समस्याएं जैसी नहीं होती है। इस क्रम में यह भी कहा जा सकता है कि चुनौतियों से सामान्यतः मतलब उन कठिनाइयों का अर्थ निकाला जा सकता है या कठिनाइयों से लिया जा सकता है जो महत्वपूर्ण तो है लेकिन उसका समाधान भी संभव है। क्योंकि इस प्रकार हम उन कठिनाइयों को चुनौतियों का नाम दे सकते हैं, क्योंकि कठिनाइयों को अगर हम कठिनाइयां मानते हैं तो उसका समाधान कभी नहीं हो सकता है। और कठिनाइयों को जब हम चुनौती स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से चुनौती जब हम लोग के बीच में आता है तो उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं, उसका समाधान भी करते हैं। इस प्रकार हम उन कठिनाइयों को चुनौतियों का नाम दे सकते हैं जो महत्वपूर्ण तो होती है लेकिन उन पर अगर सफलता भी प्राप्त की जा सकती है अथवा जिसका समाधान भी हो सकता है। इसके साथ हम यह भी देखेंगे कि ऐसे देशों में जो लोकतांत्रिक सरकारों को गठित करने की आधारभूत संरचना का जो निर्माण हम करते हैं, ऐसे निर्माण करने की जो महत्वपूर्ण चुनौती होती है, जैसे हम नेपाल की बात करें और नेपाल में देखते हैं कि नेपाल में लोग जो राजतंत्र की समाप्ति हुई, तो ऐसे राजतंत्र की समाप्ति के बाद लोकतंत्र की व्यवस्था का प्रयोग आज भी सफलता के साथ आज देखेंगे कि वह द्वंद्व में बिल्कुल फंसी हुई है। इस क्रम में यह उल्लेखनीय बन जाता है कि दुनिया भर की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, ऐसी व्यवस्था के समक्ष कई गंभीर चुनौतियां हम लोग के समक्ष प्रस्तुत होता है। ये चुनौतियां कभी अलग देशों के लिए अलग अलग प्रकृति की होती है। इस प्रकार की जो चुनौतियां होती है, अगर ऐसे चुनौतियों में हम बात करते हैं कि सामान्य तौर पर हम उन्हीं कठिनाइयों को चुनौती मानते हैं जो महत्वपूर्ण तो होती है, लेकिन जिन चुनौतियों को हम पार पा सकते हैं या जीत हासिल कर सकते हैं जो महत्व, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि दूसरे शब्दों में जिन पर हम जीत की पूरी तरह से संभावनाएं होती है। इस कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए अगर हम बात करते हैं कि ऐसी कठिनाई से छुटकारा पाने के लिए कि हमें मशक्कत करना पड़ता है, जिससे हमें काफी कठिनाइयों से छुटकारा मिलता रहता है, और ऐसे कठिनाइयों से छुटकारा जब मिलता रहता है तो हम उसे चुनौती ही कहते हैं। एक बार हम उन चुनौती से भी पार पा लेते हैं या उससे हम छुटकारा हमें मिल जाती है तो पहले की अपेक्षा कुछ कदम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद हम भारत की स्थिति लेते हैं कि स्वतंत्रता के बाद जब भारत की स्थिति थी तो भारत में खाद्यान्न का काफी अपर्याप्त स्थिति बना हुआ था, खाद्यान्न का अभाव था, यहाँ लोग भूख के स्थिति में मर रहे थे। और जब भी यहाँ देखेंगे कि बारिश नहीं होगा, अकाल पड़ जाता था, कई तरह की समस्याएं आती थी, लेकिन बाद में इस समस्या का समाधान धीरे धीरे किया गया। और आप देखेंगे कि बीच में एक बात आया था जिसमें एक नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा, जय जवान जय किसान, और इसी नारा को आगे बढ़ाया गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अर्थात इसमें विज्ञान जोड़ा गया। तो जय जवान जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, उस नारा के बाद हमारे देश की खाद्यान्न की स्थिति इस प्रकार से संपन्न हुई, परिपूर्ण हो गई, जिस परिपूर्णता के कारण आज के इस परिस्थिति में अर्थात हम देख रहे हैं कि हमारा देश जो है आज कोरोना से जूझ रहा है। और ऐसे जूझते हुए स्थिति में इस कोरोना में हम देखेंगे कि हमारा देश आज भी खाद्यान्न के मामले में परिपूर्ण है, किसी तरह की खाद्यान्न के मामले में यह पीछे नहीं हटने वाला है। और जब परिपूर्ण है तो खाद्यान्न की स्थिति सुरक्षित हो चुकी है। तो ऐसे स्थितियों से छुटकारा पाना अर्थात जो भी समस्याएं होती है, जो भी यहाँ चुनौतियां आती है, उस चुनौती का समाधान करना ही राजनीतिक
स्थितियों का एक तरह से लक्ष्य भी होता है। अब हम बात करेंगे चिली के बारे में, चिली के बारे में अर्थात पोलैंड के बारे में, घाना के बारे में और म्यांमार के बारे में। तो चिली के बारे में आप देखेंगे कि जनरल पिनासो की सरकार जो थी, चिली की स्थिति अर्थात उसको हम चिली भी कहते हैं, कि जनरल पिनासो की सरकार जो थी निर्वाचन में पराजित हो गई, और लेकिन सैनिक सेना का नियंत्रण वहां की अनेक संस्थाओं पर क्या हुआ, कायम रह गया। अब यह चिली की जो सरकार है कि चिली में सैनिक शासन के कारण ही बहुत सारे नेता देश छोड़कर बाहर भाग गए। सैनिक शासन के समय वहां की समस्त संस्थाओं पर सेना का नियंत्रण स्थापित हो सका और आज भी स्थापित है। लेकिन अगर हम निर्वाचन में सैनिक की बात करें कि सैनिक की पराजय तो हो गया था, लेकिन वहां से लोकतंत्र की व्यवस्था था वैसे शासन व्यवस्था की स्थापना हो गई। लेकिन इस प्रकार सत्ता परिवर्तन के बावजूद भी वहां पे जो विभिन्न सरकारी संस्थाएं हैं उस संस्थाओं पर सेना का नियंत्रण आज भी कायम है। इस दृष्टि से लोकतंत्र के समक्ष वहां एक साथ कई चुनौतियां उत्पन्न हुई है। इस नवीन व्यवस्था के कारण हम यह भी देखेंगे यहाँ कि ऐसी नवीन व्यवस्था जो था, यहाँ यह बात आपको स्पष्ट होगा कि सबसे पहले यह वैसी व्यवस्था के कारण यह आवश्यक बात हो जाता है कि समस्त सरकारी संस्थाओं को सेना के नियंत्रण से मुक्त किया जाए और उन संस्थाओं पर लोकतांत्रिक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाए। पिनासे के सैनिक जो शासन था वो सैनिक शासन के समय बहुत सारे नेता या तो निष्कासित कर दिए गए थे या देश छोड़कर ही चले गए थे। अतः ऐसे स्थिति में ऐसे निर्वासित जो नेता थे उन्हें देश में वापस बुलाने की बात की जाए और निष्पक्ष ढंग से बहुदलीय व्यवस्था के आधार पर वहां निर्वाचन भी कराने का काम किया जाए, जिससे जनता को सही रूप से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिले। और हम इसलिए कहेंगे क्योंकि निष्पक्ष निर्वाचन एवं निर्वाचन के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार यह लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। जिस व्यवस्था को स्थापित करना है तो यह काम करना अनिवार्य हो जाता है, अर्थात यही इसकी एक चुनौती है। फिर अब देखेंगे हम यहाँ पोलैंड की स्थिति को, तो पोलैंड का मुद्दा आप देखेंगे कि पोलैंड का मुद्दा क्या था। तो इस मुद्दा में देखेंगे कि पोलैंड के जो सोलिडरिटी व्यवस्था थी, इसकी पहली सफलता के बाद सरकार द्वारा सैनिक शासन लागू कर दिया गया और सोलिडरिटी जो व्यवस्था थी इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें पोलैंड में साम्यवाद दल का शासन था और वहां एक दलीय शासन व्यवस्था मौजूद थी। साम्यवादी शासन व्यवस्था की सैनिक मान्यता के अनुरूप अगर देखेंगे वहां की सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र बिल्कुल कायम था और इस तरह वहां आम जनता जो थी, आम जनता को सीमित राजनयिक अधिकार प्राप्त किए गए थे और सरकार जो थी वहां की सरकार की गतिविधियां वह बिल्कुल दंडनीय एक तरह से अपराध माना गया था कि सरकार के विरोध में जो काम किया जाएगा एक तरह से दंडनीय अपराध होगा। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर हम देखें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जनता को अपनी सरकार या जनतांत्रिक ढंग से विरोध करने और उसकी गतियों की आलोचना करने का बिल्कुल अधिकार मिला होना चाहिए। वहां लोकतंत्र मात्र एक तरह से दिखावा के रूप में ही दिख सकता है, क्योंकि वहां एक दलीय व्यवस्था कायम थी, जबकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम 2 दलों का होना अति आवश्यक होता है। और यहां देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रतिकूल वहां जनता जो थी अपने विचार की अभिव्यक्ति के लिए या विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई अधिकार जनता को नहीं दिया गया था। इस प्रकार वहां जनतंत्र के लिए कई चुनौतियां एक साथ कायम थी, जिस चुनौतियों में हम कह सकते हैं कि एक दलीय व्यवस्था था, सीमित मात्रा में राजनीतिक अधिकार दिए गए थे, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव था, वहां संघ और संगठन बनाने की बिल्कुल आजादी नहीं थी। तो इस तरह से इन सारी चुनौतियों का सामना करना पोलैंड के लिए बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। इसके बाद हम घाना की बात देखेंगे तो घाना जो है दीर्घ काल से गुलामी के बाद वो 1957 ईस्वी में आजाद हुआ और एन क्रुमा को वहां राष्ट्रपति निर्वाचित भी किया गया। लेकिन देखिए एन क्रुमा ने क्या किया कि एन क्रुमा जो थे उन्होंने सत्ता में आने के बाद अपने आप को एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा आजीवन राष्ट्रपति निर्वाचित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस प्रकार का संवैधानिक परिवर्तन लोकतांत्रिक मूल्यों एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जो इसकी मान्यता है, इस मान्यता के साथ बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उस मान्यता के प्रतिकूल था, क्योंकि लोकतंत्र में एक निर्धारित समय के साथ या निर्धारित समय में आम निर्वाचन या आम चुनाव प्रचलित होता है। जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार रखती है, जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चुनौती जो लोकतंत्र की दृष्टि से लोकतंत्र के विस्तार की बात करते हैं तो ऐसे विस्तार के रूप में एवं लोकतांत्रिक आधार पर संगठन के गठन के संबंध
संबंध था, वहां लोकतांत्रिक आधार पर विभिन्न तरह के संघों एवं संगठन को गठित नहीं किया गया था और न ही लोकतांत्रिक मूल्यों तथा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का विचार सच्चे अर्थों में वहां पे देखने के लिए मिला था। फिर हम देखेंगे यहाँ म्यांमार की बातें, तो म्यांमार में क्या था कि म्यांमार यानी जिसे हम बर्मा भी कह सकते हैं, इसे भी 1948 में आजादी जब मिली, तो 1948 में आजादी मिलने के बाद वहां लोकतंत्र सरकार का गठन हुआ। इस प्रकार वहां लोकतंत्र की शुरुआत भी हुई, लेकिन 1962 ईस्वी में वहां की सेना ने क्या किया कि लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता ही पलट दिया, और जब लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट दिया तो शासन पे उसने अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार घाना या चिली की तरह वहां सैनिक तानाशाही की व्यवस्था स्थापित हो गई, और जब सैनिक तानाशाही की व्यवस्था स्थापित हुई तो समस्त अधिकार प्रतिबंधित कर दिए गए। लेकिन वहां की बात हम देखेंगे कि आंग सान सूची के नेतृत्व में लोकतंत्र की स्थापना तो की गई, और लोकतंत्र का जब संघर्ष बहुत करने के बाद यहाँ लोकतांत्रिक रूप से जब चुनाव हुआ तो 1990 में वहां निर्वाचन हुआ, और 1990 में निर्वाचन होने के साथ आंग सान सूची जो थे वहां निर्वाचित भी हो गए। लेकिन निर्वाचित होने के बाद देखिए उनके साथ क्या किया गया, सैनिक शासन द्वारा सत्ता जो था जनता के प्रतिनिधि को प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि सैनिक सत्ता जो थी उसने जनता के प्रतिनिधि को अलग छांट दिया, और अलग छांटने के साथ यह भी आप समझ सकते हैं, या तो उन्हें जेल में भर दिया गया या उन्हें नजरबंद कर दिया गया, और सत्ता पे सैनिक का ही शासन स्थापित रह सका। इस तरह से सूची को इस बीच में कहा जा सकता है कि नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, और वहां पे जो जनतांत्रिक मूल्य था, ऐसे जनतांत्रिक मूल्य को पूर्णतः उपेक्षित कर दी गई, और सरकार के विरुद्ध बोलने का, आलोचना का अधिकार बिल्कुल प्रतिबंधित कर दिया गया। जबकि लोकतंत्र के विचार में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित रूप से होनी चाहिए, और ऐसी स्वतंत्रता नहीं थी। वहां की सरकार ने जनता के निर्णय को भी ठुकरा दिया, अस्वीकार कर दिया, और लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च मानी जाती है, लेकिन यहाँ जनता को सर्वोच्चता नहीं दी गई। फिर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुद्दा क्या होना चाहिए। जैसे इस मुद्दे के बाद फिर हम बात करेंगे मैक्सिको, चीन, पाकिस्तान, इराक और दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे। तो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मुद्दा जो है, इस मुद्दा में जैसे वर्तमान समय की बात करते हैं, तो वर्तमान समय में आप देखेंगे कि विश्व की एकमात्र परम्बली राष्ट्र अमेरिका को माना जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की अपेक्षा कर एक तरफा निर्णय लेने का अधिकार रखा हुआ है। और इस तरह से आप इसमें पाएंगे कि संयुक्त राष्ट्र की जो संघ है, इस संघ की स्थापना मुख्य इसका उद्देश्य ही था स्थापित होने का, कि भावी संततियों की विश्व की विभिन्नता से रक्षा करने के लिए, विश्व में किसी तरह की अनहोनी घटनाएं, विश्व में किसी तरह की परेशानियों की समाधान करने के लिए ही यह संगठन की स्थापना की गई थी। लेकिन इस बीच भ्रातृत्व भाव की स्थापना करना इसका एक उद्देश्य था। आज देखिए कि अमेरिका जो है, अमेरिका के साथ 5 इसमें अस्थायी सदस्य देश है, जिसमें हम अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन की बात कर सकते हैं, एवं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जो निर्वाचन के माध्यम से वे परिवर्तित भी हो सकते हैं। अस्थायी सदस्यों का स्थान परिवर्तित होते रहता है। तो इस तरह से अमेरिका जो है, अमेरिका की एक स्थिति हम देखेंगे कि जैसे अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया, जहां अस्थायी सदस्यों के सहमति के बगैर, जबकि अस्थायी सदस्यों की सहमति 2/3 बहुमत से निश्चित रूप से होना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने किसी से सहमति नहीं लिया और सद्दाम हुसैन पे हमला कर दिया, इराक पे हमला कर दिया, क्योंकि अमेरिका की सोच वहां तेल पे निगाहें थी। तेल पे निगाहें रखते हुए सद्दाम हुसैन पे हमला किया, और सद्दाम हुसैन को उसने पकड़ के फांसी के तख्ते तक लटकाने का भी काम किया। तो इस तरह से अमेरिका अपने वर्चस्व की स्थिति को वहां विश्व संगठन के सामने प्रस्तुत किया। फिर हम देखेंगे मैक्सिको की बात। तो मैक्सिको के मुद्दा में हम देखेंगे कि 2000 ईस्वी में PRI के पराजय जब हो गई, तो PRI जब वहां पराजित हो गई, तो उसके बाद दूसरी बार स्वतंत्र रूप से निर्वाचन संपन्न हुआ, लेकिन पराजित उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन में धांधली का आरोप लगाया गया। और जब निर्वाचन में धांधली का आरोप लगाया गया, तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आप यह जानते हैं कि चाहे वह सरकार निर्वाचन के बाद या तो पराजित हो या विजित हो, तो पराजित और विजित होने के साथ लोकतंत्र में यह बात स्पष्ट होना चाहिए कि वहां निष्पक्षता होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी बोलने की अभिव्यक्ति, बोलने की आजादी होनी चाहिए, यह सारी बातें होनी चाहिए। पराजय जो हुआ उसके बाद मतदान का जो अधिकार होता है, मतदान का अधिकार में निष्पक्षता दिखनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। यह सारे पारदर्शिता, निष्पक्षता नहीं होने के बावजूद वहां जो पराजित समूह था उसने क्लेम करते रह गया, उसने
बीच बीच में अपना आवाज उठाते रह गया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं रहा। तो यह भी एक तरह की समस्या भी आप कह सकते हैं। अब फिर देखेंगे चीन की बात, तो चीन में जो यहाँ इसके अगले पॉइंट में है चीन की बात, तो चीन की स्थिति में देखेंगे मुद्दा जो है कि चीन का अगर हम मुद्दा की बात करते हैं तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक सुधार तो अपनाती है, लेकिन राजनीतिक सत्ता का एकाधिकार स्थापित हमेशा कायम रखे हुए है। चीनी जो साम्यवादी व्यवस्था है, ऐसे व्यवस्था पर सामान्यतः मार्क्स लेनिन की बात आप देखेंगे कि मार्क्स लेनिन और माओ की मान्यता का प्रभाव आज भी वहां कायम है। इसके साथ साथ आप देखेंगे परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में अपने आर्थिक समृद्धि के लिए उसने आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण की नीति अपनाने का भरसक प्रयास भी किया है। और तो और यहां और भी बातें देखेंगे कि उसने पश्चिमी मॉडल को ही स्वीकार कर लिया और तो और तेजी से आर्थिक विकास की ओर अग्रसर भी है। लेकिन उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था है, वैसे राजनीतिक व्यवस्था आज भी लोकतांत्रिक नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि वहां एक दलीय व्यवस्था है, सिर्फ साम्यवादी दल को ही निर्वाचन में भाग लेने का वहां अधिकार मिला हुआ है। और आप देखेंगे जबकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक दलों का होना अति आवश्यक हो जाता है, ताकि जनता के सम्मुख या जनता के एक तरह से विकल्प वहां सामने नजर आने चाहिए। लेकिन वहां इस प्रकार की जो विकल्प है, उस विकल्प में आप देखेंगे कि जनता को प्राप्त नहीं है। जनता चाहकर नहीं चाहकर एक ही दल को वोट कर देना पड़ता है। इसी प्रकार जनता के समक्ष जो नीतिगत विकल्प भी नहीं होता है, और नीतिगत विकल्प नहीं होने के कारण यहाँ एक से अधिक जो मत होते हैं या दल होते हैं, दल का होना बिल्कुल जरूरी होता है। लेकिन दूसरे वहां के लोग जो होते हैं, वैसे लोगों के बारे में आप देखेंगे कि वहां के लोगों के अधिकार सीमित हैं। वाक स्वतंत्रता और विचारों की व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां सीमित स्थिति में देखा जाता है। और तो और जिन्हें दल का उच्च संगठन चाहता है, इस प्रकार वहां जन सहभागिता का अभाव निश्चित रूप से देखने के लिए मिलता है। और यह संस्थागत स्तर पर एवं नीति निर्धारण के स्तर पर बिल्कुल कायम है। तो फिर आप पाकिस्तान की बात देखें कि पाकिस्तान में किस तरह की व्यवस्था है। तो पाकिस्तान के अगर हम मुद्दा की बात करें तो जनरल परवेज मुशर्रफ की बात करेंगे, उन्हीं का संग्रह कराते हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगते हैं। तो मतदाता सूची के स्थिति में जो आरोप लगाए जाते हैं, तो पाकिस्तान में काफी समय तक सैनिक तानाशाही शासन व्यवस्था कायम रही है। जबकि परवेज मुशर्रफ द्वारा लोकतांत्रिक सरकार के प्रधान के रूप में अपने को प्रतिस्थापित करने के लिए उन्होंने जनमत संग्रह कराया। इस जनमत संग्रह के लिए तैयार की गई सूची जो थी, उस सूची के समर्थक में और उस समर्थक के नामों को प्राय सम्मिलित किया गया। अतः मतदाता सूची में जो गड़बड़ी थी, उस गड़बड़ी का आरोप लगा। जबकि लोकतंत्र के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार का जो मतदान होता है, वैसे मतदान का अधिकार प्राप्त रहता है। ऐसा नहीं होने पर संचालित जनमत संग्रह और उसके परिणाम को लोकतांत्रिक माना ही नहीं जा सकता है। फिर इस दृष्टि से जनरल परवेज मुशर्रफ द्वारा कराए गए जनमत संग्रह को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। फिर हम इराक की बात देखते हैं कि इराक में जैसा है कि सद्दाम हुसैन की समाप्ति के बाद इराक के निर्वाचित जो संपन्न हुआ या निर्वाचन जहां वहां पे संपन्न किया गया और नवीन संगठित सरकार को गठित किया गया, लेकिन वहां सरकार अपनी सत्ता स्थापित नहीं कर पाई और वहां बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे हुए। एक लोकतांत्रिक सरकार के लिए आवश्यक है कि वहां अगर बहुमत प्राप्त दल सरकार का गठन एवं संचालन करे, लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी आवश्यक होता है कि वह बहुमत दल अल्पमत सामाजिक समूह के एवं संप्रदाय के नीति निर्धारक प्रक्रिया में समानता के अधिकार या समानता के आधार पर सहभागी बनावे और उन्हें विश्वास में लेकर कार्य करे। तो वैसे स्थिति में आप देखेंगे कि यदि कोई सरकार सिर्फ बहुमत के आधार पर शासन का संचालन करती है, तो वहां अल्पमत में विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है, वैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप देखेंगे कि ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, जो दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि लोकतंत्र के सफलता के लिए या लोकतंत्र जो होता है, ऐसे लोकतंत्र की सफलता के लिए खास करके धार्मिक सहिष्णुता आवश्यक है। यदि इसकी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत या लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभाव रहता है, तो वहां कठिनाइयां उत्पन्न निश्चित रूप से होती है। इस प्रकार इराक में लोकतंत्र की स्थापना के मार्ग में आप यहां पाएंगे कि सबसे बड़ी कठिनाई अल्पमत समूहों द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास के रूप में यहां कायम होते हुए नजर आया है। फिर आप दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका का जो मुद्दा है कि मंडेला ने सक्रिय राजनीति के माध्यम से उन्होंने सक्रिय राजनीति से बिल्कुल संन्यास ले लिया। उनके स्थान पर मबेकी पर गोरे अल्पसंख्यक को ही की गई कुछ रियायतों को वापस लेने का दबाव भी पड़ा।
दक्षिण अफ्रीका के जो यूरोपीय गोरे बहुसंख्य अल्पसंख्यक लोग थे या उस समुदाय के काफी समय तक सत्ता में रहे, उन्होंने अपने शासन का जो संचालन किया उस संचालन में रंग भेद नीति का आधार पर संचालित किया। बहुसंख्यक अश्वेतों पर कई प्रकार के ऐसे प्रतिबंध लगा दिए गए और आरोपित रहे। मंडेला के नेतृत्व में वहां लंबे समय तक रंग भेद नीति की समाप्ति के लिए आंदोलन चलते रहे और आंदोलन अंततः सफल भी हुआ और ऐसे सफल हुआ कि वहां रंग भेद की नीति समाप्त कर दी गई। दक्षिण अफ्रीका में या दक्षिण अफ्रीका पर बहुमत अश्वेतों यानी शासन स्थापित हुआ। अश्वेत का जो शासन था वह शासन स्थापित हुआ। नवीन संविधान का वहां निर्माण किया गया। मंडेला के नेतृत्व में गठित सरकार भूल जाओ और माफ करो के आधार पर गोरे अल्पसंख्यक को न सिर्फ समानता का अधिकार प्रदान किया गया बल्कि कुछ विशेषाधिकार भी वहां दिए गए। और इस तरह से आप देखेंगे मंडेला के समय तक यह स्थिति कायम रही, लेकिन उसके उत्तराधिकार की बात करते हैं कि उत्तराधिकार के रूप में विशेषाधिकार भी दिए गए और मंडेला जो थे, मंडेला के समय तक यह स्थिति कायम रही थी। और उसके उत्तराधिकारी में मबेकी की बात करते हैं कि मबेकी पर इस बात के लिए दबाव डाला गया कि गोरे अल्पसंख्यकों को दी गई कुछ जो रियायतें हैं उसे समाप्त कर दी जाए। इसके बाद आप उसमें पाएंगे कि इस प्रकार की मांग का दबाव लोकतांत्रिक भावना के प्रतिकूल था और लोकतांत्रिक भावना के प्रतिकूल होने के कारण लोकतंत्र में संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है और संविधान के हिसाब से उसका अनुपालन न सिर्फ जनता बल्कि सरकार के लिए भी बिल्कुल आवश्यक बात हो जाता है, क्योंकि वहां संविधान का निर्माण भी गोरों एवं बहुसंख्यक के जो लोग होते हैं अश्वेतों द्वारा मिलकर किया गया। उसके अंतर्गत गोरों को भी जो रियायतें दी गई यानी गोरों को दी गई रियायतों को वापस लेने का मान्य लोकतांत्रिक मान्यता के प्रतिकूल यहाँ पे देखने के लिए मिला। दूसरे लोकतंत्र में शासन का संचालन बहुमत के आधार पर होता है और जब बहुमत के आधार पर आप देखेंगे कि बहुमत के आधार पर होता है तो इसका अर्थ एक ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था से होती है जिसमें निर्वाचन, नीति निर्माण इत्यादि प्रक्रिया के अल्पमत के द्वारा ही होता है और उस प्रकार किसी न किसी रूप में आप देखेंगे यहाँ कि बहुमत का भाग बन गया। अतः इस प्रकार की मांग लोकतांत्रिक मान्यता के हिसाब से या भावना एवं मान्य संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप बिल्कुल नहीं था। फिर आप यहाँ अमेरिका के गुआंतानामो बे के बारे में देखेंगे कि इसका मुद्दा क्या था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव इसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन मानते हैं। अमेरिका की उन बातों को मानने से बिल्कुल इनकार करते हैं, जैसे गुआंतानामो बे क्यूबा के समीप एक टापू है, एक जगह का नाम है जिसे हम कहते हैं गुआंतानामो बे, याद रखेंगे इसे, जिस पर अमेरिका का नियंत्रण है। वहां अमेरिका द्वारा आतंकवादियों के आरोप में पकड़े गए बहुत सारे कैदी रखे गए हैं। जो अमेरिका किसी भी आतंकवादी को पकड़ता है तो ज्यादातर आतंकवादियों को उसी जगह पे गुआंतानामो बे पे जो क्यूबा में है वहां पे रखता है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून अथवा अमेरिकी कानून के प्रावधान के अंतर्गत अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों के विरुद्ध हम देखेंगे कि आरोपों के विरुद्ध अपना पक्ष उपस्थित करने का जो अधिकार है अर्थात कानून के रूप में, तो कानून के प्रावधान के अंतर्गत अपने विरुद्ध लगाए गए जो भी आरोप थे वैसे आरोपों के या लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल आप देखेंगे इसे, क्योंकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी दोषी व्यक्ति को अपना पक्ष उपस्थित करने का अधिकार होता है। और जब लेकिन यहां देखा गया कि जिसको पकड़ा गया वहां पे रख दिया गया, उसे अपना पक्ष रखने का कोई अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन इन दोनों ही लोकतांत्रिक सिद्धांतों की उपेक्षा अमेरिका द्वारा की गई। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के मान्य सिद्धांतों एवं जो संयुक्त राज्य या संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत मानवाधिकार के से संबोधित घोषणा पत्र पर या घोषणा द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को या प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई तक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से न्यायाधिकरण द्वारा लेनी चाहिए या न्यायाधिकरण में होनी चाहिए। उसके द्वारा दोषी पाए जाने पर ही उसे दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका द्वारा इन लोकतांत्रिक सिद्धांतों अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है इस कानून के मान्य नियमों एवं जो मानवाधिकार है इस मानवाधिकार के सार्वजनिक घोषणा पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन बिल्कुल किया गया है। फिर आप सऊदी अरब की बात देखें, यहाँ सऊदी अरब का अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका मुद्दा क्या है। तो सऊदी अरब में जैसे महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने का अनुमति नहीं है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को आजादी भी नहीं है। लोकतंत्र के अंतर्गत पुरुषों के समान ही महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में या सार्वजनिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, क्योंकि लोकतंत्र का मूल आधार
एक तरह से राजनीतिक समानता है, लेकिन सऊदी अरब में जनसंख्या के आधे भाग को इस अधिकार से वंचित रखा गया है। इस प्रकार वहां महिलाएं जो है आज भी समाज की मुख्य धारा से अलग कट के रह चुकी है और अलग कटी हुई भी है। और भी आप यहां पाएंगे कि जिसमें यह स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वहां समाज का आधा भाग अपने अधिकारों से, राजनीतिक समानता का अधिकार से बिल्कुल वंचित है, जबकि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुरुषों के समान ही महिलाओं को अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और तो और वहां अर्थात जहां भी हम देखें कि इस प्रकार वहां लैंगिक असमानता अक्सर देखने के लिए मिलता है। लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों को धार्मिक रूप से जो अधिकार होते हैं वे अधिकार प्राप्त होने चाहिए, लेकिन वहां धार्मिक अल्पसंख्यक को इस अधिकार से बिल्कुल वंचित रखा गया है। सिर्फ इस्लाम धर्म के मानने वाले को ही धार्मिक क्षेत्र में आजादी वहां पे दी गई है। अन्य धर्म को मानने वाले को सार्वजनिक रूप से किसी भी धार्मिक गतिविधियों के संचालन से वंचित रखा गया है। और इस प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता वहां अल्पसंख्यकों को प्राप्त नहीं है। यहां तक कि लोकतंत्र के लिए धर्मनिरपेक्षता एवं आवश्यक शर्त बिल्कुल माना जाता है, लेकिन सऊदी अरब धर्मनिरपेक्ष राज्य समुदाय के नहीं है। वहां इस्लाम को राज्य धर्म का आधार घोषित किया गया है। दूसरे धर्म के लोग वहां पे बिल्कुल स्वतंत्र नहीं है और उन्हें स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। फिर हम यहां देखेंगे दूसरी बातों को, जो बेल्जियम की बात देखेंगे तो बेल्जियम का मुद्दा क्या है कि संवैधानिक संशोधन का एक दौर चला और इस संवैधानिक संशोधन में जैसे हम उस दौर में कहेंगे कि डच भाषा भाषी लोग असंतुष्ट, उनकी आर्थिक जो स्वायत्ता था वह स्वायत्ता की मांग पूर्ववत कायम ही रहा। बेल्जियम जो था पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा राज्य है और पश्चिमी यूरोप का एक छोटा सा राज्य होने के कारण उस राज्य की जो प्रजातीय संरचना है वह जटिल है। देश की कुल जनसंख्या का 59% भाग वहां फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है और डच भाषा भाषी बोलने का वे लोग काम करते हैं, डच भाषा भाषी ही बोलते हैं। 40% जो है वे फ्रेंच भाषा भाषी लोग हैं और बोलिनिया में वे लोग जो 40% जो फ्रेंच भाषा भाषी है वो बोलिनिया में रहते हैं और इस तरह से शेष 1% जर्मन भाषा भाषी लोग वहां पर रहते हैं। वहां की राजधानी अर्थात बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहां 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग वहां के डच बोलते हैं। अल्पसंख्यक फ्रेंच एवं जर्मन भाषा भाषी लोग आर्थिक दृष्टि से एवं शैक्षिक दृष्टि से डच लोगों से अच्छी स्थिति में भी थे। अतः 1950 और 1960 ईस्वी के बीच की बात करेंगे, वहां अगर इस दशक की बात करते हैं तो दोनों भाषाई लोगों में तनाव बढ़ने लगा और इन समुदायों के बीच काफी एक तरह से टकराव की स्थिति होने लगी और यह टकराव की स्थिति इतनी उग्र हो गई कि वहां राजधानी ब्रुसेल्स में यह देखने के लिए मिला। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 1970 से 1993 ईस्वी के बीच 4 संवैधानिक संशोधन भी किए। इसके अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो दोनों भाषा भाषी मंत्रियों की संख्या जो थी वैसे समान संख्या में कर दी गई। कुछ विशेष कानून के निर्माण के लिए इन दोनों समुदायों के संसद का जो बहुमत था वैसे बहुमत आवश्यक माना गया। केंद्र सरकार की कई शक्तियां क्षेत्रीय सरकारों को दे दिया गया। राजधानी ब्रुसेल्स से जो अलग सरकार है उनमें दोनों भाषा भाषी के जो लोग थे को बराबरी का स्थान दे दिया गया। इस प्रकार एक अनदेखा, एक तरह से कह सकते हैं कि अनोखा एवं जटिल मॉडल बनाकर वहां दोनों समुदायों ने अपनी समस्या का समाधान कर लिया। इस तरह सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ यानी समानता के सिद्धांत में वहां अनुपालन किया गया। इस प्रकार की सरकार ने क्षेत्रीय एवं विभिन्न समुदायों की भावनाओं का आदर कर देश की एकता और अखंडता के सूत्र में बांधने का काम किया और साथ साथ इस प्रकार बहुमत द्वारा अल्पमत को उचित सम्मान प्रदान कर एवं क्षेत्रीय भाषा का आदर करना भी लोकतंत्र के लिए बिल्कुल एक तरह से आवश्यक माना गया। फिर आप देखेंगे यूगोस्लाविया की बात, तो यूगोस्लाविया में देखेंगे कि वहां का जो मुख्य मुद्दा था वह मुद्दा था, जैसे कोसोवो प्रांत की बात करेंगे कि कोसोवो प्रांत में सर्ब और अल्बानिया लोगों के बीच जातीय तनाव, और इसके साथ आप देखेंगे यूगोस्लाविया वहां पे बिखर गया इस जातीय तनाव में। तो इसमें यूगोस्लाविया जो था यूरोप का एक छोटा सा राज्य था, वह अब सिर्फ इसका इतिहास कायम है, विश्व के मानचित्र से इसका अस्तित्व अब मिट चुका है। वहां के कोसोवो प्रांत में सर्ब और अल्बानियाई जो थे प्रजाति के लोग निवास करते थे। इन दोनों प्रजातियों के मध्य तनाव उग्र रूप से सामने आया और इन दोनों प्रजातियों के मध्य समन्वय स्थापित करने से सारे प्रयास यहां किए गए। प्रजातीय विवाद हिंसक रूप से उभरा। वहां अंततः संयुक्त राष्ट्र संघ को भी
हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन इन दोनों ही प्रजातियों के द्वारा ऐसी मांगे उपस्थित की गई कि उनमें सामंजस्य स्थापित नहीं हो सका। इसके परिणाम स्वरूप हम देखेंगे गृह युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध उग्र रूप से सामने आया। उन दोनों प्रजातियों के नेतृत्व में ऐसी मांगे उपस्थित की गई, उनमें सामंजस्य स्थापित नहीं किया जा सका, और तो और वहां यूगोस्लाविया प्रजातीय आधार पर टुकड़ों में विभक्त हो गया। और जब टुकड़ों में बट गया, लेकिन लोकतंत्र में जो सामाजिक भेदभाव के मध्य में अगर हम बातें करेंगे यहाँ कि मध्य में जो सामंजस्य स्थापित होता है, इसके अलावा अभाव में निरंतर तनाव की स्थिति बनी रह सकती है और गृह युद्ध में ही परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार प्रजातीय सामंजस्य लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, और उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के में जो राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक विभाजन है बिल्कुल होना नहीं चाहिए। प्रथम अगर हम बातें करते हैं कि सामाजिक विभाजन न हो, तो इसका प्रयास बिल्कुल किया जाना चाहिए। यदि सामाजिक विभाजन है तो उसके व्यक्ति न हो, इसका भी प्रयास किया जाना चाहिए। फिर हम यहाँ अगले बिंदु पे बात करेंगे श्रीलंका की बात। तो श्रीलंका का मुद्दा क्या था कि श्रीलंका में जैसे हम देखेंगे कि वहां श्रीलंका के संदर्भ में कि सरकार और लिठे के बीच जारी जो शांति वार्ता था, उसे भंग कर हिंसा फिर से भड़की। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित श्रीलंका एक छोटा सा देश है, और यहाँ सिंहली एवं तमिल दो प्रजाति के लोग निवास करते हैं। सिंहली लोग यहाँ बहुसंख्य है, और जबकि तमिल की बात किया जाता है कि वो अल्पसंख्य है। 1948 ईस्वी में श्रीलंका में देखेंगे कि श्रीलंका स्वतंत्र हुआ और वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। सिंहली बहुसंख्य के नेतृत्व द्वारा वहां संख्या के आधार पर वहां शासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया और प्रभुत्व उन लोग के हाथों में आ गया। वहां कई ऐसे कानून बनाए गए जिससे वहां के जो तमिल थे, तमिल अल्पसंख्यक के हितों का गहरा आघात पहुंचा। और जब गहरा आघात पहुंचा, जैसे सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित की गई, सरकारी रूप में कहा जाता है, सरकारी सेवाओं में सिंहली भाषा को ही, सिंहली लोगों को ही प्राथमिकता भी दी गई। नवीन संविधान बनाकर यह प्रावधान बनाया गया, और सरकार जो थी बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी। सरकार के इन निर्णयों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि तमिल पर घोर असंतोष फैला। वे अपने ही देश में बिल्कुल पराया बन गए, और जब अपने ही देश में पराया बन गए तो वे ऐसा मानने लगे कि बौद्ध धर्मावलंबी जो है, कि बौद्ध धर्मावलंबी सिंहलियों का नेतृत्व कर उनकी भाषा और संस्कृति के प्रति असंवेदनशील भी है, और सरकारी जो नीतियां हैं उन्हें राजनीतिक अधिकारों एवं सरकारी जो सेवाएं हैं उसे वंचित करने का कार्य कर रही है। परिणाम स्वरूप वहां दोनों समुदायों के में काफी तनाव देखने के लिए मिला, और जब दोनों समुदायों के बीच में ऐसा तनाव हुआ तो तमिलों द्वारा राजनीतिक दलों का गठन किया गया। वे तमिल को भी राजभाषा बनाने, शिक्षा एवं रोजगार के समान अवसर प्रदान करने और स्वायत्ता की मांग करने लगे। लेकिन यह बात बिल्कुल सटीक नहीं हो पाया, क्योंकि वहां सरकार द्वारा उनकी मांगों को हमेशा नकारा गया। और 1980 ईस्वी में देखेंगे कि 1980 ईस्वी वाली दशक में तमिलों द्वारा श्रीलंका की जो उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्वतंत्र तमिल इलम यानी राज्य के रूप में ऐसे मांग उठने लगे, और इसका परिणाम यह हुआ कि दोनों समुदायों के मध्य पारस्परिक रूप से अविश्वास ने टकराव का रूप ले लिया, और इस प्रकार का टकराव गृह युद्ध में परिणत हो गया, जिसमें दोनों समुदायों के लोगों की बड़ी संख्या में मृत्यु होना पड़ा, और बहुत सारे तमिल शरणार्थी बनकर भारत में वापस आ गए, भारत में भाग आए। और लोकतंत्र के अंतर्गत यह आशा की जाती है कि बहुमत जो है शासन करे, लेकिन संख्या की अधिकता को बहुसंख्यवाद के परिणत करना देश के लिए बिल्कुल घातक साबित हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में यह कभी संभव नहीं हो सकता है। वहां वह अपनी संख्या के आधार पर ही मनमाने ढंग से शासन न करें, वे अल्पसंख्यक जो भी है समुदाय की आवश्यकता या इच्छाओं की अवहेलना न करें। बहुसंख्यकों अल्पसंख्यकों की मांग के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उन्हें अल्पसंख्यकों की उचित मांग को स्वीकार कर सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करना चाहिए। इससे देश में शांति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसके अभाव में संघर्ष की स्थिति हमेशा कायम रहेगी, और तो और घातक भी हो सकता है। लोकतंत्र इस बात की मांग करता है कि सभी जो समुदाय है, ऐसे समुदाय को सरकार एक तरह से सहभागिता प्राप्त हो। और फिर हम यहाँ विचार करेंगे कि अमेरिका जो है नागरिक अधिकार, किस प्रकार से यहाँ पे नागरिक अधिकार की बात होता है अमेरिका का, तो अश्वेत लोगों का समान अधिकार प्राप्त हुए, लेकिन वे अब भी गरीब, कम शिक्षित तथा कमजोर स्थिति में है। अमेरिका में अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए अश्वेतों को लंबा संघर्ष तय करना पड़ा। अंततः यहाँ आप देखेंगे कि उनके अधिकार उन्हें प्राप्त हुआ, लेकिन वे आर्थिक शैक्षिक दृष्टि से आज भी पिछड़े हुए दशा में हैं।
और तो और आप यहाँ पे और भी पाएंगे कि जिसमें लोकतंत्र में एक बात हम करेंगे कि आर्थिक असमानता में कम से कम करने के लिए, यानी कम से कम करने के लिए लोगों को समान शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना बिल्कुल आवश्यक हो जाता है। फिर हम यहाँ देखेंगे उत्तरी आयरलैंड के बारे में, नेपाल और बोलिविया के बारे में। तो उत्तरी आयरलैंड के बारे में इसका मुद्दा समझेंगे कि गृह युद्ध समाप्त जब हुआ तो समाप्त होने पर कैथोलिक और प्रोटेस्ट लोगों के, यानी प्रोटेस्टेंट जो लोग थे, वैसे लोगों में पारस्परिक विश्वास का अभाव देखने के लिए मिला। उत्तरी आयरलैंड की बात करेंगे कि उत्तरी आयरलैंड में ईसाई धर्म को मानने वाले जो लोग थे वे निवास करते थे और वहां के लोग जो थे कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट में खेमे में विभक्त हुए थे। वहां वर्ग एवं धर्म के मध्य गहरी असमानता कायम थी। वहां का कैथोलिक समुदाय बिल्कुल गरीब था और गरीबी स्थिति में उनके साथ दीर्घकाल से भेदभाव होता रहा है और परिणाम स्वरूप वहां दोनों जो धार्मिक गुटों के बीच निरंतर संघर्ष आप देखेंगे कि ऐसा निरंतर संघर्ष कायम रहा है। इससे वहां निरंतर तनाव की स्थिति भी कायम रही है। इसके साथ अंततः आयरिश रिपब्लिकन आर्मी एवं ब्रिटिश सरकार के बीच 2005 में एक समझौता किया गया। इस समझौते के माध्यम से इसमें गृह युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन वहां आज भी विश्वास का बिल्कुल अभाव देखने के लिए मिलता है। लोकतंत्र में धर्म और वर्ग आदि ऐसे बातें करते हैं कि धर्म यदि एक दूसरे के आबद्ध हो जाती है तो सामाजिक विभाजन की पृष्ठभूमि निश्चित रूप से तैयार हो जाता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सामाजिक विभाजन की संभावना बिल्कुल कठिन होती है। लेकिन विशेष रूप से वैसी स्थिति में जब राजनीतिक दल इस विभाजन के आधार पर आधारित हो जाते हैं तो समस्या किसी भी प्रकार की गंभीर बन जाती है। वहां कैथोलिक का प्रतिनिधित्व नेशनल पार्टियां करती है। वे आयरलैंड गणराज्य के साथ उत्तरी आयरलैंड को मिलाना चाहते हैं क्योंकि वह कैथोलिक बहुल राज्य भी है वहां, जबकि प्रोटेस्टेंट समुदाय के जो प्रतिनिधि हैं यूनियनिस्ट पार्टियों के द्वारा किया जाता है और वे उत्तरी आयरलैंड को ब्रिटेन के साथ बिल्कुल मिलाना चाहते हैं। लोकतंत्र के लिए आवश्यक बन जाता है कि राजनीति और सामाजिक विभाजन का मेल नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह संघर्ष और तनाव का कारण बन जाता है। क्योंकि वहां के धार्मिक जो समुदाय होते हैं, समुदाय में विश्वास करती, अगर विश्वास बहाली कर ही तनाव को अस्थायी रूप से दूर किया जा सकता है। प्रयास किया जाना चाहिए कि देश के सामाजिक विभाजन हो ही नहीं, यदि है तो उसे अभिव्यक्त नहीं होने दिया जाए और राजनीतिक दल उस विभाजन का समर्थन भी न करें। फिर हम देखेंगे इसके बाद नेपाल की बात। उत्तरी आयरलैंड के बाद नेपाल में जैसे देखेंगे कि नेपाल की समस्याएं, तो इसका मुद्दा जैसे है कि संविधान सभा का निर्वाचन होने वाला था और तराई में असंतोष व्याप्त था। माओवादियों द्वारा हथियार नहीं सौंपा गया, जो भी वहां माओवादी थे वे हथियार नहीं सौंपे, तो उसमें लोकतंत्र में हिंसक अस्त्र शस्त्रों के साथ साथ आप देखेंगे कि यहाँ उपयोग होने की स्थिति आई अथवा हिंसक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। दूसरे बातों में हम कहेंगे कि क्षेत्र की जो जनता हो तो जनता को समान सहभागिता प्राप्त हो, ऐसा सुनिश्चित कर लेना चाहिए। लोगों में व्याप्त असंतोष है, वैसे असंतोष को बातचीत के द्वारा दूर करके ही यह प्रयास किया जाना चाहिए। इससे सभी पक्ष संतुलन या संतुलित रह सकते हैं। लोकतंत्र का लक्ष्य ही होता है कि प्राप्त करना या प्राप्त होना। इस तरह से आप बात करेंगे यहाँ। फिर बोलिविया के बारे में, तो बोलिविया में जैसे इसका मुद्दा रहा है कि जल संघर्ष के समर्थक मोरालेज प्रधानमंत्री वहां पे बने और मोरालेज जब प्रधानमंत्री बने तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो थी, कंपनियों ने धमकी दी कि वे देश छोड़कर चले जाएं और देश छोड़ के चले जाएंगे। बोलिविया के द्वारा जो जल आपूर्ति थे, वैसे जल आपूर्ति के निजी कंपनियों को देने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया और ऐसे आंदोलन में सरकार द्वारा जल आपूर्ति को निजी कंपनियों के हाथों में या निजी कंपनियों को देने का निर्णय विश्व बैंक के दबाव में किया गया था। इसी दबाव के अंतर्गत वहां की जो सरकार थी, सरकार ने कुछ बंगा नगरपालिका में जल आपूर्ति का अधिकार एक तरह से या एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों में बेच देने का काम किया और इस तरह कंपनी द्वारा जो जल आपूर्ति था, ऐसे जल आपूर्ति के संदर्भ में यह बताया जाता है कि यह कीमत में 4 गुना वृद्धि हो गई और इसका विरोध जो श्रमिक थे या श्रमिकों के द्वारा मानवाधिकार कार्यकर्ताओं एवं सामाजिक जो कार्यकर्ता थे, ऐसे कार्यकर्ताओं के गठन के द्वारा इस तरह से किया गया। सरकार द्वारा बल प्रयोग भी किया गया, लेकिन जनता की जो शक्ति थी, वैसे शक्ति के संदर्भ में बात किया जाता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी को घुटने टेकने पड़े और उनके पदाधिकारी जो थे शहर छोड़कर ही भाग गए।
बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया जो करार था वह रद्द माना गया और रद्द कर दिया गया। यह संघर्ष जो था वह राजनीतिक रूप से इस प्रकार से एक उदाहरण के रूप में माना जाता है कि विश्व के अधिकांश देशों में जो लोकतंत्र की स्थापना ही संघर्ष के द्वारा हुआ, लोकतंत्र का विकास जन संघर्षों के द्वारा ही होता है और लोकतांत्रिक संघर्षों का जो समाधान भी होता है वह समाधान भी जनता के व्यापक लामबंदी के द्वारा ही संभव हो पाता है। इतना ही नहीं, इस प्रकार का संघर्ष और लामबंदियों का आधार जो होता है वह समाधान और समाधान के साथ जनता की व्यापक लामबंदी के द्वारा हम कह सकते हैं कि राजनीतिक संगठन होता है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की धमकी के आगे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी वह नहीं झुकती है, वह जन सहयोग में इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए हर संभव तैयार रहती है। उपरोक्त बातों से अगर हम देखेंगे कि ऐसे चुनौतियों से देखेंगे, चुनौतियों पर विचार विमर्श करके देखेंगे तो अब तक व्यापक आधार पर राजनीतिक या आधारित जो चुनौतियां थी चुनौतियों पर विचार किया जा सकता है। फिर हम यहाँ बात करेंगे संवैधानिक बनावट के हिसाब से कि संवैधानिक बनावट का क्या स्थिति होना चाहिए, किस तरह के यहाँ पे संवैधानिक बनावट की चुनौतियां होती है। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को कुछ विशेष प्रकार के अधिकार की गारंटी प्रदान की जाती है इस संवैधानिक बनावट के आधार पर, और इसमें एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था संवैधानिक आधार पर ही होती है। अतः संवैधानिक जो बनावट होता है या संरचना होता है वह लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। इसमें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिद्वंदिता की बात आती है तो प्रतिद्वंदिता स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। जैसे हम बात करेंगे कि सामाजिक समुदायों के मध्य में या सामाजिक समुदायों के मध्य भेदभाव उत्पन्न न हो, इस बात का प्रयास अक्सर किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि किसी प्रकार का भेदभाव अगर होता है तो वैसे भेदभाव के संदर्भ में वह वर्गीय आधार पर प्राप्त न कर सके। और तो और यहाँ इस बात का प्रमाण किया जाना चाहिए और इस बात को बिल्कुल प्रमाणित कर लेना चाहिए कि इसमें अहम बात इस संदर्भ में है कि वर्ग और राजनीति के गठबंधन स्थापित न हो सकता है। और यह भी प्रयास होना चाहिए कि जैसे भारत में इसी बात को ध्यान में रखते हुए धार्मिक आधार पर राजनीतिक दलों के गठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसी प्रकार सभी प्रकार को समान धार्मिक अधिकार मिलना चाहिए। भारत के संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई है। फिर यहाँ लोकतंत्र का अधिकार की बात करेंगे कि लोकतंत्र का अधिकार क्या है। तो लोकतंत्र का अधिकार में हम देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करने की गारंटी दी जाती है। जनता के इन अधिकारों को अगर हम बात करते हैं कि अधिकारों को किसी भय अथवा पक्षपात की बात आता है, पक्षपात में उपयोग कर दिए, इस प्रकार के अधिकार प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिलने चाहिए और विभिन्न नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होनी चाहिए। जैसे भारत में प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार, एक मत प्रदान किया जाता है, शिक्षा, धर्म इत्यादि के आधार पर उनमें भेदभाव भी नहीं किया गया है। इसके साथ साथ इस प्रकार सभी नागरिक को समानता के अधिकार पर अधिकार प्रदान करना लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख चुनौती बन जाती है, क्योंकि समान अधिकार समान रूप से सभी नागरिकों को सुनिश्चित करना लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख उद्देश्य बन जाता है। और फिर यहाँ संस्थाओं के कामकाज की बात करते हैं कि संस्थाओं का कामकाज किस प्रकार से होना चाहिए। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने सत्ता का उपयोग संस्थागत आधार पर ही करती है और वह अपने सत्ता पर उपयोग व्यक्तिगत तौर पर संस्थाओं के माध्यम से ही करती है। इस तरह से जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लेकिन लोकतंत्र के समक्ष अगर हम बातें देखेंगे तो लोकतंत्र के समक्ष एक प्रमुख समस्या उस समय उत्पन्न हो जाती है जब वे संस्थाएं अपनी सीमा रेखा का उल्लंघन करने लगती है। और इस प्रकार की जो चुनौतियां होती है, चुनौती का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है कि इन संस्थाओं की शक्तियों को सीमित किया जाए और इस बात की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि वे अपने लिए निर्धारित सीमा में रहते हुए कार्य करें, उन पे अतिक्रमण न करें। शक्ति के पृथक्करण द्वारा विधायिका, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका इन तीनों हिस्सों पर अपना मूल रूप से नियंत्रण रखें। इसके साथ हम और भी बातें समझ सकते हैं कि जैसे न्यायपालिका के अधिकारों का क्षेत्र निर्धारित कर दिया जाता है, ये संस्थाएं एक दूसरे पर नियंत्रण भी अपना स्थापित कर लेती है और स्थापित करते हुए शक्ति संतुलन बनाए रखती है, जहां सत्ता का प्रतिकरण भी नहीं होता है और वे संस्थाएं जो होती है अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर सकती है, अधिकारों का अगर दुरुपयोग कर सकती है। अतः भारत के जो संसदीय व्यवस्था होता है वैसे संसदीय व्यवस्था के रूप में इसके बावजूद राजनीतिक सत्ता का विभाजन कर दिया गया है और विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा का आधार न्यायपालिका को प्रदान कर दिया जाता है। और यहाँ हम कहेंगे कि हाल के दिनों में प्राय यह आक्षेप लगाया जा रहा है कि न्यायपालिका अपनी निर्धारित सीमाओं का
क्रमण कर रही है। फिर हम इसमें अर्थात इसमें हम देखेंगे कि संस्थाओं के कामकाज में जैसे चुनाव होता है, संवाद होता है, सारी बातों को अलग अलग समझेंगे। जैसे चुनाव अर्थात इलेक्शन की बात आता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित जो अवधि होता है, इस अवधि में या इस अवधि पर निर्वाचन संचालित होता है। जनता इन निर्वाचन या निर्वाचनों के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है। इस प्रकार निर्वाचन प्रतिनिधि या निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं जनता के स्थान पर उनके अधिकारों का उपयोग करते हैं, लेकिन निर्वाचन के लिए आवश्यक हो जाता है कि उनके संचालन स्वतंत्र रूप से या निष्पक्ष ढंग से हो, इसमें पारदर्शिता हो, ताकि निर्वाचन में पराजित उम्मीदवार भी निर्वाचन के परिणामों की जो शंका होता है वैसे शंका की दृष्टि से नहीं देखे। जैसे कि मैक्सिको में हुआ 2000 ईस्वी के बाद संपन्न निर्वाचन पर पराजित उम्मीदवारों द्वारा यहाँ चुनाव की धांधली का आरोप लगाया गया, फिर भी वहां भारत के चुनाव जो था, जैसे हम भारत में चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है, जो कार्यपालिका के नियंत्रण में या कार्यपालिका के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर कार्यरत भी है। फिर यहाँ संघवाद और विकेंद्रीकरण की बात करते हैं। संघवाद और विकेंद्रीकरण, तो संघवाद और विकेंद्रीकरण में एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता जो होता है वह सत्ता विकेंद्रीकरण नितांत आवश्यक हो जाता है। इसके लिए प्राय बड़े देशों में संघीय व्यवस्था या संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की जाती है। संघीय शासन व्यवस्था में शक्ति का विभाजन संघ एवं इकाइयों के मध्य में किया जाता है। दोनों सरकारों की शक्ति का उल्लेख संविधान में कर दिया गया है। दोनों स्तरों पर या दोनों स्तरों की सरकारें संविधान द्वारा प्रदत्त जो अधिकार होते हैं वैसे अधिकारों की बात अगर करते हैं कि अधिकारों का उपयोग अपने सीमित निर्धारित सीमा के अंतर्गत करती है। लेकिन भारत जैसा संघीय व्यवस्था वाले राज्यों में प्राय यह आरोप लगाया जाता है कि यहाँ इकाइयां जो होती है, इकाइयों की शक्तियां और अधिकार सीमित है। भारत के विपक्षी दलों की राज्य सरकारों द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि आर्थिक क्षेत्र में उनकी स्थिति नगर पालिकाओं जैसी हो गई है। आर्थिक मामलों में केंद्रीय सरकार जो है, केंद्रीय सरकार विपक्षी दलों की राज्य सरकारों के साथ भेदभाव करती है। अतः केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया और इस आयोग में आर्थिक क्षेत्र में अधिकारों के वितरण के लिए आप यहाँ पाएंगे कि ऐसे वितरण के लिए किसी मौलिक परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया गया। सिर्फ राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए कुछ मार्गदर्शन की अनुशंसा की गई। इस आयोग द्वारा कई सुझाव दिए गए। किसी सरकार को विधानसभा में अगर बहुमत की बात आता है कि अगर बहुमत है अथवा नहीं, इसका निर्धारण विधानसभा के पटल पर ही किया जाना चाहिए। राज्यों द्वारा या राज्यों का समान विकास न होना भारतीय संघवाद की एक प्रमुख चुनौती है। अब यहाँ विविधता को एकीकृत करने की बात हम करेंगे, विविधता की एकीकृत होने की बात। तो इसमें हम देखेंगे कि राज्य की जो मान्यता होती है, ऐसे राष्ट्र राज्य की मान्यता के विकास के बाद विश्व के अधिकांश जो देश हैं, अधिकांश राज्यों में अनेक धर्मों एवं समुदायों की बात होता है कि ऐसे समुदायों के लोग निवास करने लगे हैं। वे अपने धार्मिक पहचान एवं सामुदायिक पहचान को कायम रखना चाहते हैं। इस प्रकार विभिन्न राज्यों में सामाजिक जो स्थितियां होती है, धार्मिक स्थितियां होती है, ये विविधताएं कायम होती है। उनमें प्राय आप देखेंगे कि उत्पन्न विवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती के रूप में सामने नजर आने लगते हैं और यह देश के अस्तित्व के लिए एक तरह से समस्या बन जाती है। जैसे यूगोस्लाविया में आप देखेंगे, यूगोस्लाविया में आपको मिलेगा कि अब इतिहास वहां का बन चुका है और वह कई छोटे छोटे देशों में विभक्त भी हो गया है। और भी यहां देखेंगे कि भारत में अनेक धर्मों एवं समुदाय के लोग निवास करते हैं और भारत में इस चुनौती का मुकाबला किया गया है और किया भी जा रहा है। समय समय पर इस समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि विभिन्न समुदायों में यहाँ समान आधार पर नागरिकों के जो अधिकार है, नागरिकता एवं अधिकार प्रदान किया गया है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से यहाँ निवास करने वाले लोगों को न सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी है, बल्कि उन्हें अपने धर्म का अनुपालन करने के साथ साथ उनके प्रचार एवं धार्मिक संघ या संगठन बनाने, अपने भाषा एवं संस्कृति को अक्षुण्ण रखने की गारंटी भी संविधान के द्वारा दी गई है। फिर आप यहाँ राजनीतिक गठन की बात करेंगे कि राजनीतिक गठन का प्रयोग, तो यहाँ देखेंगे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को राजनीतिक संघ अथवा संगठन बनाने का अधिकार प्रदान किया जाता है। वे अपनी मांगों को संगठित रूप में व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के हित समूहों एवं दबाव समूहों का ही नहीं बल्कि
राजनीतिक दलों का भी वे संगठन करते हैं। इसके साथ आप यह पाएंगे कि इसके माध्यम से वे अपने हितों की सुरक्षा के लिए या अभिवृद्धि एवं अभिवृद्धि के साथ संरक्षण का वे प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, राजनीतिक सत्ता में जो राजनीतिक सत्ता की बात आती है तो ऐसे राजनीतिक सत्ता में सहभागिता के लिए राजनीतिक दलों के माध्यम से कार्य करने का काम भी करते हैं। फिर आप पाएंगे कि राजनीतिक दलों के द्वारा किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में समूहीकरण की जो स्थिति होता है, जिसे इंटरेस्ट एग्रीगेशन के नाम से हम जानेंगे, का कार्य का जो संपादन किया जाता है, भारत में इस प्रकार के अधिकार समस्त समुदायों को प्रदान करने का काम किया गया है और उनके द्वारा अनेक दबाव समूहों और राजनीतिक दलों का संगठन भी किया गया है। भारत में आज स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है कि यह दिन मान्यता प्राप्त मात्र 7 राष्ट्रीय राजनीतिक जो दल है और राष्ट्रीय रूप से 7 राजनीतिक दल है, जबकि राज्य स्तरीय अथवा क्षेत्रीय दलों में जैसे सैकड़ों की संख्या में यह राजनीतिक दल है। और इसके साथ आप देखेंगे कई तरह की समस्याओं में, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन या मानवाधिकार के संरक्षण के संबंध में आंदोलन, ये संस्थाएं जो चलता है और संगठन चलता है, इन संगठनों की सक्रियता की अगर बात करते हैं, इनकी मांगों को अगर समांजित करने की बात करते हैं, तो भारत की लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक तरह से विशेष चुनौती का यह कार्य करता है। फिर यहाँ हम देखेंगे कि शिक्षा का जो विस्तार होता है, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन की बात हम करेंगे, तो विश्व के अधिकांश विकासशील राज्यों के समक्ष अशिक्षा को मिटाना एवं शिक्षा के समुचित प्रसार एक बड़ी चुनौती का रूप पकड़ा हुआ है। एक शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकारों को जान सकता है, उनकी प्राप्ति के दिशा में उन्मुख भी हो सकता है, अग्रसर हो सकता है और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है। भारत के समक्ष यह बहुत बड़ी एक चुनौती बन गई है। अभी भी 65% लोग ही शिक्षित हैं, लेकिन सरकार लोगों को शिक्षित करने की दिशा में आज भी कार्यशील है और बिल्कुल प्रत्येक राज्य सरकारें भी लगी हुई है प्रौढ़ शिक्षा एवं महिलाओं को शिक्षित करने के लिए। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, आंगनबाड़ी शिक्षा केंद्रों की स्थापना आज के संदर्भ में किया गया है। सरकार द्वारा अब प्राथमिक शिक्षा को बिल्कुल अनिवार्य बना दिया गया है और ऐसे चुनौती का मुकाबला करने की दिशा में कदम बढ़ाया भी गया है अपने देश के प्रति। अब फिर हम यहाँ बात करेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात। तो लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों को वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है, लेकिन विश्व के अगर कतिपय कुछ राज्यों में हम बात करते हैं तो उसके लिए एक तरह से चुनौती बन गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई न्यायालय में विचार व्यक्त किया गया है कि बिना पर्याप्त सूचना की गारंटी के विचारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि जैसे हम भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार जो राइट टू इंफॉर्मेशन की बात आता है, तो राइट टू RTI लोगों को यहां प्रदान किया गया है, लेकिन इसका अगर कुशलता पूर्वक हम बात करें कि अनुपालन या तो लोक सेवकों द्वारा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अज्ञानतावश लोग अपने इस अधिकारों से बहुत लोग अवगत नहीं है और जो अवगत हैं वे अगर किसी सूचना को जानने का इच्छा प्रकट करते हैं तो किसी जानकार लोगों द्वारा इसकी सूचना सही ढंग से नहीं दी जा रही है। तो इस प्रकार से आगे हम देखते हैं फिर इसमें कि जिससे महिला सशक्तिकरण की बात आता है कि महिला सशक्तिकरण क्या है। तो इसमें महिला किसी भी देश की अगर हम बात करेंगे, कोई भी देश की महिला हो तो किसी भी देश की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या होती है और आधी जनसंख्या होती है, लेकिन विश्व के विभिन्न देशों में जो हम देखेंगे कि इनके साथ समानता का व्यवहार बिल्कुल नहीं किया जाता है। अर्थात पहले भी चर्चा किया गया कि जहां पे तानाशाही व्यवस्था है वहां महिलाओं पे जो अधिकार दिए गए हैं वह अधिकार से कई अधिकारों से उसे वंचित रखा गया है। अतः नारीवादी आंदोलन की शुरुआत हुई है। भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी नहीं है। संसद अथवा राज्य विधायक, अगर हम संसद की बात करें, राज्य अगर हम विधायिका की बात करें, उनका प्रतिनिधित्व की बात करें, महिलाओं के जो प्रतिनिधित्व की स्थिति है वो अत्यधिक सीमित है। आर्थिक क्षेत्र में भी उनके साथ भेदभाव आज भी कायम देखे जाते हैं। उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन भी नहीं दिया जाता है। सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। भारत में संसद में विधायिका में 1/3 के प्रतिनिधित्व देने का मामला काफी दिनों से लंबित है, लेकिन आज तक यह लंबित ही रह गया है। इस प्रकार कुछ सामान्य चुनौतियां भारत एवं अन्य जो लोकतांत्रिक देश हैं ऐसे राज्यों में कायम है, जिनका मुकाबला इस व्यवस्था को करना है। बल्कि इस क्रम में उल्लेखनीय बन जाता है कि लोकतंत्र में जब हम बातें करते हैं कि लोकतंत्र में जब एक चुनौती का सामना कर लिया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ आगे बढ़े हैं, लेकिन इसके साथ ही लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ती जाती है। इस प्रकार
नवीन चुनौतियां उत्पन्न होती है, यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसके साथ आप पाएंगे कि फिर हम देखेंगे यहाँ भारतीय लोकतंत्र की भी कुछ चुनौतियां हैं। तो भारतीय लोकतंत्र में कौन कौन सी चुनौतियां आती है, जैसे भारतीय संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान निर्माता ने लोक सहभागिता के आदर्शों के आधार पर वांछनीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को अंकित नहीं किया, बल्कि इसे समानता के रूप में स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए कार्यप्रणाली के रूप में अपनाने का काम किया। संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत अगर हम देखेंगे कि स्पष्ट किया गया है कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है, ऐसे लोकतांत्रिक व्यवस्था का लक्ष्य सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना है। सैद्धांतिक में ही यह ऐसा माना जाता है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बिना जाति, नस्ल और सामाजिक जो भेदभाव हैं के सभी व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चित करेगा। संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकारों से संबंधित एक तरह से अध्याय और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत उल्लेखित प्रावधानों का ही एक स्पष्ट रूप है। व्यवहारिक रूप से अगर देखते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसकी सफलता एक निर्धारित संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समानता का एक आवश्यक शर्त है। अतः इस संदर्भ में सर्वप्रथम समानता संबंधी चुनौतियों पर विचार किया जाना बिल्कुल वांछनीय भी बनता है। फिर हम देखेंगे यहाँ भारतीय असमानता सामाजिक एवं आर्थिक बातें जो होता है, असमानता सामाजिक और आर्थिक बातें होता है, अर्थात इनइक्वालिटी सोशल एंड इकोनॉमिक की बात हम करेंगे तो इसमें भारत में व्यापक पैमाने पर सामाजिक के साथ आर्थिक असमानता कायम होता है या कायम होते हुए नजर आता है, जबकि लोकतंत्र की सफलता के लिए समानता एक आवश्यक शर्त हो जाता है। और लेकिन इस क्रम में यह उल्लेखनीय है कि पूर्ण समानता की प्राप्ति असंभव है। अतः कुछ असमानताएं प्रकृति प्रदत्त होती है, उन्हें पूर्णतः दूर नहीं किया जा सकता है। जैसे किसी आदमी का लंबा या छोटा ठिगना हो जाना, कोई व्यक्ति अगर लंबा हो जाए या कोई व्यक्ति नाटा हो जाए तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि इस समस्या का समाधान आपका लोकतांत्रिक व्यवस्था कर पाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक समस्या है। इस दृष्टि से लोगों की समानता कायम है और यह बिल्कुल रहेगा भी, कायम रहना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ समानता का अर्थ है कि सामाजिक शैक्षिक स्तर पर ज्ञान की क्षमता के स्तर पर भी आप देखेंगे कि एक विशेष या समुदाय विशेष के हिसाब से एक अधिकार अस्थायी रूप से स्थापित नहीं रहे, अन्य समुदायों को भी इसका समान अवसर मिलना चाहिए, ऐसा प्राप्त होना भी चाहिए। जहां तक हम सामाजिक आर्थिक समानता का प्रश्न उठाते हैं, यह भारत की दीर्घकालिक ऐतिहासिक एक विरासत के रूप में हम लोग के बीच में सामने रहा है। अतीत से वर्तमान अगर हम असमानता की बात करते हैं, उस जाति व्यवस्था का परिणाम था जहां पेशों का निर्धारण किसी परिवार या जाति के आधार पर नहीं होकर यहाँ कर्म के आधार पर लोग इसे अपने भाग्य का एक प्रतिफल मानते थे। जबकि अगर हम यहाँ निर्धनता की बात करते हैं तो निर्धनता की स्थिति में देखेंगे कि उपनिवेश का जो परिणाम है, ऐसे परिणाम में इस दृष्टि से सिर्फ समस्त भारत गरीब हुआ, बल्कि आय में विभिन्नता के जो कारण थे वैसे कारण का असमान वर्गों का भी उदय हुआ। और जब असमान वर्गों का उदय हुआ तो कुछ वर्गों का भूमि एवं उत्पादन के साधनों पर एकाधिकार भी स्थापित हो गया और बहुसंख्य लोग इस आजीविका के लिए उन पर निर्भर भी रह गए। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आय में असमानता एवं क्षेत्रीय विषमता उत्पन्न होते हुए नजर आई। भारत की जो सामाजिक असमानता है, ऐसे सामाजिक असमानता की अगर स्थिति को हम समझते हैं तो यहाँ जातीय आधार पर ही आधारित है। अनुसूचित जातियां अगर हम देखते हैं, अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं, फिर हम अन्य पिछड़ी जातियों की आदि ऐसे बातें जो आती है, पूर्वाग्रह की बात आता है, आर्थिक असमानता की बात आती है, शैक्षिक पिछड़ेपन का बात आता है, इसके शिकार हम लोग हैं। इस तरह से भारत में जाति का निर्धारण जन्म पर आधारित रहा है। जैसे जिस जाति में जन्म होगा उसी जाति का वो व्यक्ति बन जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अनुसूचित जाति के लोग सबसे नीचे की श्रेणी में माने जाते हैं। आज भी यह समाज की हमारी बनावट बनी हुई है इस तरह की। उन्हें अछूत मानकर सार्वजनिक जीवन में या सार्वजनिक जीवन के सहभागिता से वंचित मान लिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें संविधान द्वारा नागरिकता सम्मान देने का भरसक प्रयास भी किया गया। उस स्थिति में सुधार के लिए यह कदम उठाया गया, लेकिन परिणाम अब भी काफी संतोषजनक हम लोग के समाज में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसका कारण यह है कि जातीय जो आधार है आज भी सामाजिक असमानता अपने बीच में कायम रखा हुआ है। फिर आप देखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 13 में संविधान का अनुच्छेद 17 में आप बात करेंगे कि अस्पृश्यता की बात जहां की गई है कि 17 में अस्पृश्यता का पूर्णतः उन्मूलन करने की बात है और उसका प्रचलन तो दंडनीय एक तरह से अपराध घोषित किया गया है।
फिर भी जो है नीति संहिता तत्व के अनुच्छेद जो 46 की बात आप देखेंगे कि वहां राज्य को निर्देश देता है कि यह समाज के जो असहाय वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा दे। इस प्रकार संविधान के अंतर्गत हम यहां समझेंगे कि आरक्षण की नीति अनंत काल से प्रचलित विषमताओं के साथ जो होता है, आप देखेंगे तिरस्कृत लोगों को वरीयता प्रदान करने की दिशा में एक तरह से सकारात्मक कदम है। इसी प्रकार सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग हैं या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, वैसे पिछड़े वर्गों के विकास के लिए जो व्यवस्था यहाँ पे किया गया है, व्यवस्था का दायित्व राज्य को प्रदान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत और 16(4) के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रावधानों के माध्यम से या इसके अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी कायम की गई है। फिर आपको मिलेगा कि इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा एवं विधानसभा में भी सरकारी सेवाओं के आरक्षण का प्रावधान भी देखने के लिए आपको मिलेगा। फिर इस तरह से संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद आज भी भारत का जो समाज है, ऐसे समाज में आपको यह अस्पृश्यता कायम होते हुए नजर आता है, क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक छोटा सा भाग ही आरक्षण नीतियों और सामाजिक आर्थिक बदलाव के परिणाम स्वरूप शेष समाज के साथ अपना स्थान बना सका है। और इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में असमानता एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित भी हुआ है। इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में अल्पमत और असमानता जो होती है एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में जब समाज में आया है, तो सरकार के प्रयास के जो सकारात्मक उपाय है यह परिणाम सामने आए हैं, लेकिन अब तक विशेष उल्लेखनीय परिणाम सामने नजर नहीं आते हैं। फिर हम यहाँ अब असमानता की बात के बाद अब क्षेत्रवाद, भाषावाद और पृथकतावाद की बात करते हैं, जिसमें हम इसके पहले हम आर्थिक असमानता की बात समझ लेते हैं कि आर्थिक असमानता पर विचार करने वाले जो गरीबी का अर्थ जानना चाहते हैं या जानना सबसे पहले आवश्यक बन जाता है कि सामान्य गरीब परिवार यानी कि जो सुदृढ़, स्वस्थ एवं सृजनात्मक जीवन के अवसरों को अस्वीकार करना है। इस क्रम में जब हम पूर्ण गरीबी की बात करते हैं या इसका अर्थ हम समझने के प्रयास करते हैं, तो किसी व्यक्ति या परिवार के जीवन यापन के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाता है। जैसे गरीब का मतलब तो आप समझ रहे हैं कि गरीब का मतलब क्या होता है कि जो अपने मूल आवश्यकताएं जो होती है, मनुष्य की मूल आवश्यकताएं होती है, वैसे मूल आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है, मूल आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, वैसे व्यक्ति को तो गरीब माना जाता है। फिर यहाँ अगर हम बात करेंगे कि या जहां तक भारत का प्रश्न आता है कि भारत की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा है। 2001 की जो आर्थिक सर्वेक्षण किया गया था, इस आर्थिक सर्वेक्षण 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत की जो कुल आबादी थी उसका 26.1% भाग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहा था। इस आंकड़े के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों की संख्या में कमी आई है, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लोगों की संख्या में कमी प्रतीत ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आज भी करीब 30 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे हैं और इससे भी ज्यादा संख्या हो सकता है, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से सरकार द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। छठी योजना में अगर हम देखेंगे कि इस पर विशेष ध्यान दिया गया है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिए उन पर कई तरह के कार्यक्रम किए गए, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए भी भरसक प्रयास किया गया और कार्यक्रम अब भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन इन कार्यक्रमों को वांछित परिणाम सामने नजर नहीं आ रहा है। इसके कई कारण है। इस कारणों को अगर हम प्रशासकीय उदासीनता की बात समझें या और भी हम समझें कि या इसके अलावा और भी बातें समझने का हम समझ सकते हैं कि जैसे रिश्वतखोरी है हमारे देश में आज भी चरम सीमा पे फैली हुई है, या भूमि सुधार योजना को लागू करने का जो राजनीतिक नेतृत्व है, ऐसे नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति का आज भी अभाव देखने के लिए मिलता है। गरीबों में स्वयं की बात अगर देखते हैं कि स्वयं अधिकारों के प्रति जो जागरूकता होता है, वैसे जागरूकता का अभाव आज भी लोगों के अंदर भरी हुई है। तो इस तरह से इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र के समक्ष अगर यह बात हम लोगों के बीच में आता है, तो यह समक्ष एक तरह से प्रमुख चुनौती बन जाती है। सरकार द्वारा इसका सामना किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ किया जाना बहुत कुछ बाकी है। ऐसे समस्याओं से निपटने की अभी स्थिति बहुत कुछ है। अब राजनीतिक असमानता की बात करते हैं, तो राजनीतिक असमानता में हम देखेंगे, अर्थात असमानता के जैसे आर्थिक हमने समझा, फिर हम राजनीतिक समझेंगे, फिर शिक्षा के क्षेत्र में समझेंगे कि राजनीतिक असमानता लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता रही है। यह भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। ये इस प्रकार राजनीतिक असमानता तो लोगों को प्राप्त हुआ है, लेकिन सामाजिक और अथवा अगर हम बात करते हैं कि समानता के आधार पर
या समानता के अभाव में आम जनता इनका समुचित उपयोग अपने हितों के लिए, अपने उत्थान के लिए नहीं कर पा रही है। इस तथ्य की तरफ अगर स्वयं B.R. अम्बेडकर ने 25 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के सामने अंतिम भाषण में भी कहा था, जिस भाषण के माध्यम से उनका यह शब्द था कि राजनीतिक दृष्टि से हम जहां समान रूप से या जहां हम समान होंगे, वहीं आर्थिक क्षेत्र में व्यापक असमानताएं कायम है। वर्तमान सरकार एवं आर्थिक संरचना के आधार अभाव में हम आखिर कब तक एक मानव, एक मूल्य, एक सिद्धांत को अस्वीकार करते रहेंगे। यह बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का शब्द था। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक समानता के द्वारा एक मानव के एक मूल्य के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रयासों के सकारात्मक परिणाम तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इस तरह की कठिनाई जो है, इस कठिनाई मार्ग पर हमें अभी तक काफी लंबा सफर तय करना है। फिर हम शिक्षा की बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में असमानता किस प्रकार की है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिकों को शिक्षित होना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि एक शिक्षित नागरिक ही अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को समझ सकता है और उनका अनुरूप अपना आचरण भी कर सकता है। लेकिन भारत में अशिक्षा का साम्राज्य कायम है। आज भी स्थिति में उल्लेखनीय, अगर हम देखते हैं भारत की स्थिति जो है, उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। 2001 ईस्वी में 83.88 करोड़ लोगों में से 7 वर्ष की आयु वर्ग से ज्यादा उम्र के 26.84% करोड़ लोग जो थे वह निरक्षर थे और 3.8 करोड़ बच्चे स्कूल बिल्कुल जाते भी नहीं थे। यह आकलन था हमारे 2001 ईस्वी के सर्वेक्षण के अनुसार। लेकिन शिक्षा प्रसार की दिशा में भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था एक निरंतर प्रयास कर रही है और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार 45 जो उसके अनुच्छेद 45 है, 45 द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की उनके लिए व्यवस्था किया गया है। और ऐसे व्यवस्था सरकार का दायित्व एक तरह से यहां निर्धारित किया गया है कि क्षेत्र में सरकार द्वारा सराहनीय प्रयास किए गए हैं। आज 65% लोग शिक्षित हैं। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ अगर हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करें, ऐसे पद्धति की बात करें, तो इसकी शुरुआत की गई है और इसके साथ अब तो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों के अध्याय में स्थान देकर संपूर्ण शिक्षित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास किया जा रहा है, जो भारतीय संविधान के लिए एक तरह से सराहनीय कदम भी माना जा सकता है। फिर यहां देखेंगे कि क्षेत्रवाद, भाषावाद और पृथकतावाद की बात अगर हम देखते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन किस प्रकार से है, तो क्षेत्रवाद और भाषावाद की अगर बात करते हैं, अर्थात इसे रीजनल इनबैलेंस की बात करते हैं, रीजनल लैंग्वेजिज्म एंड स्क्वायरलिज्म की बात करते हैं, तो क्षेत्र एक ऐसा भूभाग होता है जहां के निवासियों का भाषा, धर्म जो होता है, रीति होता है, रिवाज होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास की अवस्था, रहन सहन, ढंग इत्यादि पर निर्भर करता है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि अपने क्षेत्र के भावात्मक जो तनाव होते हैं या भावात्मक एक तरह से लगाव होते हैं, ऐसे लगाव के रूप में यह आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थितियों में अथवा विभेद अथवा प्रतिस्पर्धा की भावना तथा क्षेत्रवाद को जन्म देने का काम करते हैं। इसकी अभिव्यक्ति राज्य के लिए स्वायत्त नवीन राज्य की मांग, क्षेत्रीय भाषा एवं संस्कृति की रक्षा इत्यादि के माध्यम से व्यक्त भी की जा सकती है। फिर आप देखेंगे कि क्षेत्रीय असंतुलन की जो स्थिति है, यह अर्थ है कि विभिन्न क्षेत्रों में मध्य जो प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं, शिक्षा दर की बात करेंगे या स्वस्थ व्यक्ति की बात करते हैं और औद्योगिकरण की बात करते हैं, इसके स्तर में अगर हम आंतरिक रूप से अध्ययन करें तो व्यापक यहां अंतर देखने के लिए स्पष्ट होता है। क्योंकि इस प्रकार का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र कोई राज्य या राज्य की बात अगर देखेंगे कि राज्य के भीतर कोई क्षेत्र भी हो, ऐसा क्षेत्र भी हो सकता है जहां असंतुलित क्षेत्रीय विकास औपनिवेशिक विरासत की एक तरह से देन मानी जाती है। अपने हितों की अभिव्यक्ति के लिए अगर हम देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में या इस अलग अलग क्षेत्रों का जो दोहन ब्रिटिश सरकारों द्वारा अलग अलग ढंग से किया गया, इससे इस प्रकार की जो असमानता बढ़ी, शिक्षा का असंतुलित प्रसार भी इसका एक प्रमुख कारण के रूप में सामने प्रकट हुआ। फिर आप यहाँ और भी बातों पे गहराई से अध्ययन करेंगे कि स्वतंत्र भारत में जो क्षेत्रीय नीति था, इसे अपनाकर क्षेत्रीय विदेशी को समाप्त करने के लिए, अर्थात क्षेत्रीय जो विषमता थी वैसे विषमता को या क्षेत्रीय जो अलगाववाद था वैसे अलगाववाद को समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसके लिए यह भी प्रयास किया गया कि क्षेत्र की जो संतुलित विकास हो, वैसे संतुलित विकास के लिए आप ध्यान में रखकर प्रत्येक 5 वर्षों पर जो वित्त आयोग की स्थापना की गई है, वैसे केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया है। इन दो प्रमुख एजेंसियों का
कार्य संतुलित क्षेत्रीय विकास घोषित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों एवं क्षेत्रों के मध्य संतुलन स्थापित करना और संतुलन स्थापित करने के साथ साथ यहाँ आप पाएंगे कि इनका जो है विकास का प्रारूप एवं सत्तारूढ़ की जो स्थिति है, ऐसे सत्तारूढ़ की या सत्तारूढ़ वर्ग की जो चुनावी राजनीति के कारण दोनों ही एजेंसियां जो अपने अपने मुख्य लक्ष्य से दूर हटते गए। योजना आयोग मूलतः केंद्रीय सरकार की विकास एजेंसी के रूप में कार्यरत रहा और परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय विषमता इसमें बढ़ते हुए नजर आई। फिर हम क्षेत्रीय असंतुलन की बात करते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन किस प्रकार की रही। तो क्षेत्रीय असंतुलन एवं क्षेत्रवाद अर्थात रीजनल इनबैलेंस एंड रीजनलिज्म की बात करेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि राज्यों के मध्य एवं राज्यों के अंतर्गत असमानताओं के कारण यहाँ पे जो उपेक्षा, वंचित होने और भेदभाव की भावना उत्पन्न होते हुए नजर आती है। बहुजातीय एवं बहुधार्मिक व्यवस्थाएं जो होती है, ऐसे बहुधार्मिक दोनों ही ऐसे देशों में राज्यों और क्षेत्रों के बसे समूहों के बीच इस प्रकार की असमानताएं सामाजिक टकराव का कारण बनती है, जिससे सामाजिक स्थितियां या सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। यहाँ बिहार और पश्चिम बंगाल के झारखंड क्षेत्र, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के उत्तरांचल तथा मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों के बनने के आंदोलन के कारण उन क्षेत्रों का वहां पे अल्प विकास तथा लोगों के शोषण से वंचित रहने की जो भावना थी, ऐसे भावना के कारण हुए। परिणाम स्वरूप उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार का आंदोलन पश्चिमी बंगाल में जो दार्जिलिंग की बात करते हैं कि दार्जिलिंग क्षेत्र महाराष्ट्र के संदर्भ में, आंध्र प्रदेश के जो तेलंगाना क्षेत्र है एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में आज भी कायम होते हुए नजर आता है। इसके अलावा अगर हम वर्गीय असंतुलन जैसे कृषि की बात करते हैं एवं औद्योगिक विकास की कमी की शिकायत की बात करते हैं, कुछ राज्यों एवं क्षेत्रों के कम विकसित होने के बात करेंगे तो ऐसे क्षेत्रों के रोजगार की तलाश, श्रमिकों के पलायन, जैसे बिहार के मजदूरों या बिहार से मजदूरों का जो पंजाब में जाना, इसके एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत होता है। इस प्रकार आए दिन मजदूर जो होते हैं कम मजदूरी पर या काम करने के जो तैयार होते हैं, वे अपने मालिकों से मोल जोल करने की स्थिति में नहीं होते हैं। यह वर्गीय संगठन एवं भूमिपुत्र जैसे आंदोलन को जन्म देने का भी एक तरह से महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। फिर आप इस प्रकार के जो क्षेत्रीय असंतुलन की बात करते हैं कि क्षेत्रीय असंतुलन काफी हद तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विकास एवं राष्ट्रीय राजनीति के अवरोधक पैदा करने का काम करता है। राजनीति में विभिन्न प्रकार के स्तर एवं स्वरूप बनाते हैं, जिसमें अंतर्जातीय क्षेत्रवाद एवं केंद्र राज्य विवाद उत्पन्न होने का काम होता है। फिर हम भाषावाद की बात समझते हैं कि भाषावाद किस प्रकार की स्थिति होता है। तो भाषा जो होता है मानवीय व्यवस्था एवं पूरे समुदाय को संगठित करने का एक महत्वपूर्ण साधन होता है। भारत जैसे बहुभाषी देश में एक साथ इसके साथ दो समस्याएं जुड़ी हुई है। और प्रथम एक बात हम देखेंगे कि आप भाषा जो राष्ट्रीय जीवन का एक अनिवार्य तत्व यहाँ प्रतीत होता है। दूसरे में अगर बात करते हैं कि भाषा जो होता है, भाषा का किसी भी जातीय समूह का सही पहचान होने का एक कारण भी बनता है और यह भाषाई समूह अपनी भाषा के संरक्षण एवं विकास के प्रति चिंतित रहता है। अतः मुख्य समस्या विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों के बीच में एक तरह से राष्ट्रीय सम्मान या राष्ट्रीय जीवन को विकसित करता है। औपनिवेशिक स्थिति में या औपनिवेशिक काल के समय में अंग्रेजी शासन जो अंग्रेजी समान भाषा के रूप में भी कायम थी। अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के स्थिति में ऐसे भाषाई समस्या उत्पन्न हुई है। स्वतंत्रता के बाद भी अगर हम बात करते हैं प्रथम समस्या भारत को राजभाषा कौन सी हो, यह थी। दूसरा आप देखेंगे कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण, और तीसरे बातों में आप देखेंगे यहाँ कि क्षेत्रीय भाषा की स्थिति के रूप में कायम थी। संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा बनाने का जो दक्षिणी राज्यों में अत्यधिक विरोध किया गया। परिणाम स्वरूप 15 वर्षों तक अंग्रेजी को राजभाषा बनाए रखने की बात सहमति हो गई थी। लेकिन 1955 ईस्वी में गठित जो राजभाषा आयोग में हिंदी को राजभाषा बनाने के पक्ष में यहाँ प्रस्तुत किया गया और ऐसा प्रबल तर्क हुआ। इसके साथ ही और हिंदी भाषा भाषी राज्यों में असंतोष उग्र रूप से उभर कर सामने आया। व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और 1963 ईस्वी में हिंदी को राजभाषा बनाने संबंधी विधेयक भी संसद में पेश किया गया और 1965 में हिंदी भाषा अंग्रेजी का स्थान ले लिया। और इस तरह से भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को यहाँ सूचीबद्ध किया गया है।
ताकि प्रत्येक राज्य का जो क्षेत्रीय भाषा होगा उस क्षेत्रीय भाषा में भी अपना कार्य कर सकता है। तो इस तरह से यह भाषा भी एक तरह से आपके जो असंतुलन की स्थिति है, चुनौती की स्थिति है देश के लिए, यह लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने का काम भी करता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि फिर पृथकतावाद की बात, यानी कि पृथकतावाद क्या है, अर्थात सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता की स्थिति अगर हम देखते हैं कि सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद का चरम जो रूप होता है वह पृथकतावाद के नाम से जाना जाता है। पृथकतावाद कई कारणों से भी उभरता है, जिसमें संतुलित विकास की बात आए, निहित स्वार्थ द्वारा धर्म एवं संस्कृति का उपयोग करने की बात आए, पंथ निरपेक्षता अर्थात धर्म निरपेक्षता को कमजोर करना आदि ये प्रमुख इसके हिस्से बन जाते हैं। अलगाववाद की अगर प्रक्रिया होती है, प्राय शिकायतों की अभिव्यक्ति की बात हम करते हैं, स्वायत्तता के लिए आंदोलन की बात करते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि चरम क्षेत्रवाद तथा कट्टरवादिता और पृथकतावाद की ओर बढ़ने से प्रारंभ होता है। इसके दो रूप हो सकते हैं। दो रूप कौन कौन से हो सकते हैं? जिसमें अलगाववाद हो सकता है, अर्थात एक देश से अगर अलग होने की बात करते हैं कि एक देश से अलग देश का जो निर्माण होता है, लेकिन यहाँ उपेक्षा जो होता है भेदभाव की स्थिति में, अर्थात भेदभाव की समस्या को सुलझाने का यही एक रास्ता नहीं है। दूसरा अगर हम बात करते हैं फिर, तो दूसरे बातों में हम समझेंगे कि अगर इस तरह की जो समस्याएं होती है कि क्षेत्रीय अथवा जातीय असंतुलन या जातीय आंदोलन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास करना, यह एक समस्या के रूप में, अर्थात यह समस्या के समाधान का सही उपाय नहीं है, इसका परिणाम उल्टा भी निकल सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि एक संतुलित विकास के लिए सही दृष्टिकोण, सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकरण और समायोजन की व्यवस्था की जाए। दूसरी तरफ आतंकवादी, कट्टरपंथियों एवं सांप्रदायिकता की जो हम स्थिति को समझ रहे हैं कि सांप्रदायिकता लोगों के साथ धर्म, जाति, वैचारिक या अन्य आधारों पर बिना भेदभाव के साथ पूरी शक्ति के साथ निपटा जा सकता है। फिर हम यहाँ देखेंगे सांप्रदायिकता जो है यह जातीय एवं राजनीतिक हिंसा का कैसे रूप लेता है। तो इसमें हम अलग अलग ढंग से समझेंगे कि भारतीय जो लोकतंत्र के समक्ष न केवल व्यवस्था बनाने या केवल व्यवस्था बनाए रखने, बल्कि लोगों को भी समुदाय के रूप में बनाए रखने के लिए जो चुनौतियां हैं, वैसे चुनौतियों में उनमें जो सांप्रदायिकता और जातीयता सबसे प्रमुख रोल अदा करता है। ये हमारे राष्ट्रीय जीवन में एवं सामाजिक संबंधों को छिन्न भिन्न कर रही है। सांप्रदायिकता की और सांप्रदायिकता के साथ हम कहते हैं कि जातीयता से जो जातीय तनाव, सामाजिक शांति और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। इन चुनौतियों का मुकाबला देश की एकता और अखंडता का रक्षा तथा सामाजिक सद्भाव के बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। फिर आप सांप्रदायिकता की बात समझेंगे कि सांप्रदायिकता जो है कि सांप्रदायिकता शब्द संप्रदाय से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्ति का अपने संप्रदाय से आबद्धता तथा अथवा पहचान। इस भाव में सांप्रदायिकता जो होता है, सांप्रदायिकता एक सकारात्मक शब्द है, जबकि उसका आधुनिक प्रयोग दूसरे भाव में होता है। और इस दृष्टि से सांप्रदायिकता सामाजिक धार्मिक समूहों द्वारा सामाजिक परंपराओं को राजनीतिक जो सक्रियता होता है इसका माध्यम बनाकर जो वर्गीय शोषण तथा एक अन्य राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक हितों को दूसरे समूह की कीमत पर अथवा विरोधी परिस्थितियों में बढ़ावा देना है। ऐसा करने के लिए एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह से अपने शत्रु के रूप में देखने का कार्य भी करने लगता है। अब सांप्रदायिकता की बात और भी अलग ढंग से हम देख सकते हैं कि जैसे सांप्रदायिकता है कि उपयोग ब्रिटिश उपनिवेशवाद काल में भी या ब्रिटिश शासन काल के समय में आंदोलन को कुंठित करने के लिए यह किया गया था। लेकिन यहाँ यह बात सामने आता है कि उन्होंने एक धर्मनिरपेक्ष को दूसरे धर्मावलंबी के विरुद्ध भड़काने का भी भरसक प्रयास किया था। अनुचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को जातीय आधार पर भड़काने का काम किया। और इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ कि जो सांप्रदायिकता है, यहाँ जो सांप्रदायिकता की स्थिति है, इसमें संविधान की प्रस्तावना द्वारा लोकतंत्र एवं समानता एवं विकास के प्रति अगर हम वचनबद्धता की बात करते हैं कि इसका प्रतिपादन किया गया। ऐसी आशा की गई कि पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक सरकार जो है, ऐसे सरकार सामूहिक रूप से आर्थिक विकास की ओर अग्रसर होगी एवं एक नवीन अर्थात एक तरह से नए समाज का, भारतीय समाज के निर्माण की ओर यह अग्रसर होगी। इसके लिए एक तरह से नवीन भारतीय समाज का निर्माण होगा, जिससे मानवीय स्वतंत्रता, न्याय और समानता के प्रति
पूर्ण सम्मान पर आधारित एक नवीन संस्कृति का यहाँ उत्पत्ति संभव हो पाएगा। तो सांप्रदायिकता का कारण सिर्फ धार्मिक ही नहीं होता, इसके सामाजिक एवं आर्थिक कारण भी होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि सीमित आर्थिक साधन, समग्र विकास का अभाव, इसके साथ हम देखेंगे कि यह सब कारण निहित स्वार्थों द्वारा धर्म एवं सांप्रदायिकता को निजी लाभ के लिए बढ़ावा दिया गया है और ऐसे बढ़ावा भी दिया जाता है। इससे भी सांप्रदायिकता, जातीय इत्यादि को बढ़ावा मिला भी है। इतना ही नहीं, जो राजनीतिक होता है, राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता की जो भावना होती है, ऐसे भावना को बढ़ावा दिया गया है। धर्म को राजनीति का साधन बनाकर वे अपना उल्लू सीधा करने में हमेशा अग्रसर हुए हैं। इसके साथ धार्मिक भावनाएं या धार्मिक भावनाओं को उभार कर मत प्राप्त करना, सांप्रदायिक ताकतों को से मिलाकर हिंसा को बढ़ावा देना इत्यादि उनमें कुछ है। इस तरह की भावनाएं भरी होती है, जिससे राजनीतिक और धर्म के क्षेत्र में गठजोड़ हुआ है। सांप्रदायिक अगर मुद्दों का बात करते हैं तो मुद्दों का जो प्राथमिकता यहाँ प्रदान किया गया है, सामाजिक और आर्थिक मुद्दे यहाँ गौण हो जाते हैं। अब समय की यही मांग है कि लोकतंत्र, विकास और सामाजिक जो समरसता होता है, इसमें समक्ष एकजुट होकर इस चुनौती का मुकाबला करें, सचेत रहे। शिक्षित एवं जागरूक नागरिकों को इसके लिए आगे बिल्कुल आना होगा, और जो सचेत होकर शिक्षित नागरिक और जागरूक नागरिक आगे नहीं आएंगे तो हमारे जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है उसमें समस्याएं उत्पन्न होगी ही। वे ही अशिक्षित एवं गरीब लोगों को धर्म की वास्तविकता से अवगत करा सकते हैं। वे ही जो है यह बतला सकते हैं कि धर्म एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ आदर और सहिष्णुता का सीख देता है, हिंसा का सीख नहीं देता है। फिर हम जातिवाद की बात समझते हैं कि जातिवाद क्या है। तो जातिवाद में देखेंगे कि भारतीय हिंदू समाज के लिए जाति व्यवस्था अगर हम देखेंगे कि एक तरह से अभिशाप हो गया है। पहले वर्ण व्यवस्था के आधार पर लोग यहाँ 4 वर्णों में विभाजित थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था, लेकिन यह बाद में चलकर यह जन्म के आधार पर आधारित हो गया। आप जिस परिवार में या जाति में जन्म लेते हैं आप उसी जाति के हो जाते हैं। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ जातियां, अनेक उपजातियां विभक्त हो गई है। स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में सार्वभौम की जो वयस्क मताधिकार के लागू होने के बाद सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का काल प्रारंभ हुआ। अपनी विशिष्ट स्थिति को, जो भी हमारी विशिष्ट स्थितियां थी, उसको कायम करने के लिए उन्हें आम लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाकर जाति व्यवस्था को सही ठहराते हुए वे अपने आर्थिक हितों के लिए एकजुट हो गए। उन्होंने अपनी सीमित संख्या के बावजूद अपनी विशिष्ट राजनीतिक या सामाजिक एवं जो आर्थिक स्थिति था उसका लाभ उठाकर राजनीति पर ही अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए सफल भी रहे। और सत्ताहीन वर्ग द्वारा लोगों को जातीयता के आधार पर यह विभाजित करके अलग किया गया और इसका लाभ अपने हित के लिए उठाया गया। इसका उपयोग आम लोगों के ध्यान में रखते हुए उन्हें सामाजिक आर्थिक मुद्दों से दूर रखने के लिए यह बिल्कुल किया गया। संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम स्थिति को समझते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि इसे सरकारी प्रयासों एवं कुछ राजनेताओं के प्रयास से पिछड़ी जातियों के नवीन चेतना यहाँ जागृत हुई है, अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके हैं। इसका एक दुष्परिणाम भी हमारे समाज में आने वाले समय में भुगतने के लिए मिल सकता है कि जातिवाद की जो व्यवस्था है, जातिवाद का जो प्रचलन आज समाज में फैलते जा रहा है, इसका आने वाले समय में भुक्तभोगी हम लोगों को ही होना पड़ेगा। इसके बाद हम फिर समझते हैं यहाँ कि जहां सबसे अंतिम आपका पॉइंट होता है कि बिहार में लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां उत्पन्न हुई है, किस तरह की चुनौतियां उत्पन्न हुई है। तो बिहार में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां सामने हमारे समाज में कायम होते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद इत्यादि महत्वपूर्ण समस्याएं हमारे समाज में देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ एक सामान्य परंपरा बन गई है कि किसी जनप्रतिनिधि के निधन के बाद या किसी कारण कोई स्थान रिक्त होने पर, यानी अपराध के लिए दंडित होने की स्थिति में भी उन्हें उसी परिवार के किसी परिजन को टिकट दे दिया जाता है। यह बिहार में ही नहीं, प्राय सभी प्रांतों में एवं संसद में भी देखने के लिए भरपूर मिल रहा है। यह नीचे ही लोकतंत्र के लिए उचित नहीं माना जा सकता है। बिहार में विभिन्न राजनीतिक दल जातीय आधार पर अपने दल के उम्मीदवार को ही टिकट देते हैं। जातीय आधार पर निर्वाचित प्रतिनिधि जो होते हैं कुछ विशिष्ट लोगों को ही, अपनी जाति के लोगों को ही सामूहिक रूप से बाधित हो जाता है। निर्वाचन की शैली के कारण ही 9 करोड़ से अधिक की जनसंख्या वाला बिहार, जो आज
12 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या का बिहार हो चुका है। यह 12 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वाला बिहार आज भी विकास के दौर में देश के अन्य देशों यानी देश के जो भी अन्य प्रांत है सभी प्रांतों से सबसे निचले पायदान पर, अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 नंबर स्थान पर विकास के मामले में है, लेकिन ऊपर से नहीं निचले क्रम से 1 नंबर पे है। और यहां भी आप देख सकते हैं कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, अपराध, अफसरशाही, अशिक्षा, आर्थिक पिछड़ापन, प्राकृतिक आपदा, महिलाओं की बदतर स्थिति, भ्रष्टाचार इत्यादि बिहार में स्थापित लोकतंत्र के मार्ग में बिल्कुल बाधा के रूप में आता है। फिर इस संदर्भ में अगर हम बात करते हैं कि अगर यह बिहार का जो लोकतांत्रिक स्थिति सुधारना है तो सबसे पहले राजनेताओं को सुधारना जरूरी होता है, क्योंकि प्राय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत समस्त देशों में या समस्त दोस्तों के लिए राजनेताओं को दोषी मानते हैं, क्योंकि राजनीति में भ्रष्ट नेता आ रहे हैं। अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही राजनीति में आने के राजनीतिक जो आज के परिवेश में बन चुका है कि अपराधीकरण का राजनीति कहा जा रहा है। दूसरे, आज भारत की जो राजनीति सिर्फ धनी लोगों की राजनीति ही बनकर रह गई है। यहाँ गरीबों का तो कल्याण ही नहीं हो सकता है, गरीब चुनाव लड़ ही नहीं सकता है, चुनाव लड़ने के लिए उनके पास अपार पैसे नहीं हो सकते हैं। इसके लिए कुछ लोग कानून के निर्माण की बात करते हैं, लेकिन इस समस्या का वास्तविक समाधान हो सकेगा यह संभव प्रतीत नहीं होता है। राजनेता उन कानूनों का उल्लंघन करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल ही लेते हैं। जो सक्षम होते हैं उनके पास उपाय भी होता है, क्योंकि जब महिला आरक्षण की बात आता है तो आप देखते हैं कि महिला जो कुछ नहीं कर सकती है, महिला आरक्षित सीट पे लड़ लेती है, लेकिन पूरा उनका शासन जो होता है, महिलाओं का शासन किसी पुरुष प्रधान के हाथ में ही चला जाता है। तो यह इस तरह की जो सुविधाएं दी जाएगी, या सुविधाओं के साथ भी जो राजनेता अपना कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। तो इसका और इस तरह से आप देखें कि हम लोग यहाँ लोकतंत्र की चुनौती के बारे में बहुत बातों को समझे, और इस तरह से हम लोग का आज का यह सीरीज ही समाप्त नहीं होता है, बल्कि हम लोगों का 10 क्लास का जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है आज समाप्त होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सिलेबस के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, डेट्स ऑल।